नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में उपन्यास तमस। तमस में आज हम 9 नंबर का खंड प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके पहले हमने जो 8 खंड है वह खंड हमने विस्तार के साथ देखे हैं, और वह भी लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखे हैं। और यह सब कुछ जो है आने वाली अभी दिसंबर माह में नेट का एग्ज़ाम है, नेट ज़ैरब का, उसी दृष्टिकोण से लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं हम। आपका यह सब कुछ निःशुल्क है। हमारे चैनल से जुड़िए, निःशुल्क अध्ययन कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने 8 भाग देखे हैं, और 8वें भाग में या 8वें खंड में जो है रिचर्ड लीजा से कहता है कि मुझे देखना होगा, और तभी फ़ोन की घंटी बजती है। यहाँ पर जो है 8वां खंड समाप्त हुआ था, और यहाँ से 9वां खंड प्रारंभ होता है 9 नंबर का। तो देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा बेयाफा घर है, घर है कोई चीज़ एक बार कहीं रख दो फिर मिलती ही नहीं। यानी वो कहते हैं कि कैसा घर है, एक चीज़ कहीं पर रखी हो तो दोबारा नहीं मिलती, नहीं ढूंढ ढूंढ कर मरो उसे। साला लक्ष्मी नारायण अलमारी के सामने खड़े बड़बड़ा रहे थे। अलमारी के निचले खाने में कपड़ों के नीचे उन्होंने एक नन्ही सी कुल्हाड़ी दब रखी रखी छोड़ दी थी, जो इस समय नहीं मिल रही थी। यानी वह लाला लक्ष्मी नारायण जो है वह वहाँ पर रखी हुई कुल्हाड़ी ढूंढ रहे हैं। वो कुल्हाड़ी वह उनको नहीं मिल रही कुल्हाड़ी। और उधर शहर में गड़बड़ शुरू हो गई थी। 2 बार वह कोठरी में से बाहर घर वाले से पूछने जा चुके थे कि तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं देखी नहीं देखी। और दोनों ही बार पत्नी ने एक ही जवाब के दो जवाब दिए थे। यानी एक ही सवाल के 2 जवाब दिए थे। देखो जी, दातुन में नहीं करती, जो मुझे कुल्हाड़ी में दातुन के लिए किल्हड़ काटनी हो। लड़कियां मैं नहीं फाड़ती कि मुझे कुल्हाड़ी की ज़रूरत होगी। आप क्यों बार बार मुझसे पूछते हो। यानी वो पत्नी कहती कि लकड़ियाँ मैं नहीं फाड़ती हूँ कि मुझे बार बार कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं पता। आप पूछना भी गुनाह है। कुल्हाड़ी न मिले तो तुमसे न पूछूं तो किससे पूछूं। यानी लक्ष्मी नारायण कहता है कि कुल्हाड़ी घर की चीज़ कोई तुमसे न पूछो तो किससे पूछो। देखो जी क्यों परेशान होते हो। ऊपर भगवान भी तो है, उसी के सहारे बैठे रहो। इस छोटी सी कुल्हाड़ी से तुम किस किस का बचाव करोगे। यानी वह लक्ष्मी नारायण की पत्नी कहती है कि तुम छोटी सी कुल्हाड़ी से किस किस को बचाओगे, किस किस का बचाव करोगे। कुल्हाड़ी सचमुच छोटी थी। पीले रंग के दस्ते पर लाल और हरे रंग के बेल बूटे बने हुए थे। यानी कुल्हाड़ी छोटी ही थी, लेकिन पीले रंग के दस्ता था, और उस दस्ते पर लाल और हरे रंग के बूटे थे। और लाला जी बच्चों को एक बार मेले पर ले गए थे, और वहाँ से ये कुल्हाड़ी ले आए थे। यानी बच्चों के साथ मेले पर गए थे, तब वहाँ से कुल्हाड़ी खरीद लाए थे। फिर कुछ दिन तक सुबह घूमते समय छड़ी की जगह इसे अपने साथ ले जाते रहे, और उन्होंने देखा कि इससे कोकर पर से दातुन के लिए टहनी तोड़ी जा सकती थी। यानी वह जो पेड़ की टहनी दातुन करने के लिए पहले ब्रश वगैरह कुछ नहीं थे। चुन्नी से यहाँ उसे अपने साथ साथ रोज ले जाने लगे थे, और घर में दातुनों का ढेर लगने लगा था। अपनी ज़रूरत तो उन्हें एक दातुन की रहती थी, पर टहनी तोड़ो और उसे तराशते हुए घर लौटो तो एक टहनी में से कितने ही दातुन निकल जाते थे। यानी एक टहनी बड़ी तोड़ी तो उससे कितने ही दातुन करने की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती थी पेड़ की, खासकर नीम की लकड़ियों की, ये पत्नी के बचे हुए दातुनों को कचरे की कोठरी में फेंकने जाती तो इन्हें बुरा लगता। ताज़ा दातुन फेंकने जा रही हो, कुछ तो ध्यान किया करो। देखो जी, ताज़ा हो या पुराने, ये किसी के मतलब के तो नहीं। आप इन्हें रख के क्या करोगे। यानी ताज़ा हो या पुराना दातुन हो, आप इन्हें रख कर क्या करोगे। तुम खुद दातुन किया करो। मेरे दांत हिलते हैं, तुम्हारे दातुनों की मेहरबानी से ही हिलने लगे हैं।
यानी पत्नी कहती थी कि तुम्हारे दातुनों के मेहरबानी से ही मेरे दांत हिलने लगे, पहले लोहे के जैसे मजबूत हुआ करते थे। वह कहती है, सीढ़ियों के पास रखी कचरे की बाल्टी की ओर जाने लगती। देखने वक्त एक दिन और इन्हें पड़ा रहने दे। सब सूख जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हरे दातुनों को कौन फेंकता है। यानी हरे दातुनों को वो सूखे भी नहीं थे। आज कुल्हाड़ी खो गई थी, यानी आज कुल्हाड़ी खो गई थी। कुल्हाड़ी के घर में रहते उन्हें सुरक्षा का भास रहता था। कुल्हाड़ी न रहने पर लगता वह निहत्थे हो गए, यानी कुल्हाड़ी खो गई तो लाला जी को लगता है कि अब मैं निहत्थे हो गए हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और घर में इसी अतिरिक्त कोई चीज़ न थी जिसे हथियार का नाम दिया जा सके। यानी कुल्हाड़ी को छोड़कर अन्य घर में कोई हथियार नहीं था। कुछ एक मसहरी के डंडे थे या फिर रसोई के चाकू। तेल के नाम पर केवल एक एक शीशी सरसों के तेल की थी और कोयला न के बराबर। वानप्रस्थ जी के प्रवचन के बावजूद लालाजी लालाजी इन चीज़ों का कोई प्रबंध नहीं करते। यानी वानप्रस्थ जी ने प्रवचन दिया था कि घर घर में तेल के कनस्तर रखिए, जलते हुए कोयले रखिए या हथियार रखिए। ये वानप्रस्थ जी ने कहा था, याद रखिए। उन्हें मन ही मन उन्हें मन ही मन विश्वास था कि सरकार पिसाद नहीं होने देगी, और अगर हो भी गया तो उसके आँच बहुत जल्दी जल्दी इन्हीं तक न पहुँचेगी। कुल्हाड़ी इस समय युवक संघ के शस्त्रागार की शोभा बढ़ा रही थी। यानी युवक संघ के शस्त्रागार की शोभा बढ़ा रही थी कुल्हाड़ी। वह खिड़की के दासे पर रखी थी, जहाँ रणवीर ने तीर कमाने के फल एक के साथ एक सज कर रखे थे। ऐसा बेवाका घर है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। वह फिर बड़बड़ाए, तूने कुल्हाड़ी देखी नानकू। और उन्होंने नौकर को बुलाकर कहा, यानी लक्ष्मी नारायण के नौकर का नाम नानकू है, याद रखिए। वो नानकू को कहते कि कुल्हाड़ी देखी है। लक्ष्मी नारायण के नौकर का नाम नानकू है, याद रखिए। यहीं पर थी पिताजी, पर मैंने नहीं देखी। घर में थी तो अब पंख पंख लगाकर उड़ गई। तू मुझे चराता है, मुझे भी नहीं मालूम तो कहाँ गई कुल्हाड़ी, यानी मुझे भी नहीं पता। मैंने नहीं देखी पिताजी। नानकू दहलीज पर खड़ा था। अंतरंग सभा की मीटिंग में उसी रोज प्रातः सब शहर की स्थिति पर बहस हो रही थी, तो उन्हें हिंदू जाति की सामूहिक रक्षा का ख्याल बार बार आता रहता था। लड़कों को लाठी चलाना चलाना सिखाओ, इस काम में एक दिन की भी देरी नहीं करो। यानी लड़कों को लाठी चलाना सिखाओ, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी सिखाओ। मैं इस काम के लिए 500 रुपये दूंगा, लाला जी ने कहा था। यानी वो लाठियाँ खरीदने के लिए 500 रुपये लाला जी देंगे, ऐसा लाला जी ने कहा था। और देखते ही देखते उनकी प्रेरणा से 2500 रुपये इकट्ठे हो गए थे। यानी जो लाठियाँ खरीदने के लिए कितने रुपए इकट्ठे हो गए थे, 2500 यानी 2500, 2500। पर उस समय उन्हें शत्रु से लोहा लेने लेने उसे नीचा दिखाने की धुन थी। अपने को वह सुरक्षित समझते थे और वास्तव में वह थे भी सुरक्षित। पैसे वाले जाने माने व्यक्ति थे, ऊंचे मकान में रहते थे, किसका हाथ हाथ उन पर उठ सकता था। आसपास मुसलमान लोग रहते थे, लेकिन सभी छोटे तबके के थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे, उनके साथ भी रख रखाव था। फिर डर किस बात का था। पर आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था। यानी आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था। कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। और सब कुछ जानते समझते हुए भी उनका दिल डूबने लगा था। सुनती हो, मुझे लगता है होनहार कुल्हाड़ी को युवक समाज में दे आया है। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। यानी इनका बेटा रणवीर है। वो कहती कि तुम जानो या तुम्हारा बेटा जाने कुल्हाड़ी। और मुझे तो तुम लोग बेवकूफ़ समझते हो। मैं तुम्हारी बातों में पड़ूँ ही क्यों, ये पत्नी बोल रही है। हुआ अंतरंग सभा की बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा लिया जाए और उसमें नई नई रस्सी डलवा दिया जाए। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके सुझाव को अमली जामा पहना दिया गया। पर दूसरे ही क्षण आग के इन खंडहरों के बीच घड़ियाल का बजना उन्हें बेईमानी और निरर्थक लग रहा था। यानी इन्होंने सुझाव दिया था कि जो घड़ियाल है वह घड़ियाल दुरुस्त किया जाए, और वह कोई खतरा हो तो वह घंटी बजा जाए। अभी वो बज रहा है खतरे के समय, तो उन्हें भी वह आवाज़ निरर्थक लग रही है।
इधर खतरे की घंटी बज रही है, उधर मंडी जल रही है, हिंदुओं का लाखों का नुकसान हो रहा है। हम हिंदुओं की इसी चीज़ ने मारा है, और किसने मारा है वह बड़बड़ाए। वह पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे टहल रहे थे और बड़बड़ाते जा रहे थे। किसी किसी वक्त उनका दिल डूबने लगा। घर में जवान बेटी थी, यानी घर में जवान बेटी थी, अगर इस तरफ गड़बड़ हो गई तो इन्हें कहाँ संभालूं, यानी घर में जवान बेटी है तो इस तरफ भी वह आग लग गई, गड़बड़ आ गई, तो मैं उन्हें कहाँ भेजूं। और न जाने रणवीर कहाँ घूम रहा है, इनका बेटा रणवीर कहाँ घूम रहा है। बड़ा बेवाका बड़ा बेवाका लड़का है, किसी की नहीं सुनता। समाज सेवा रट लगाए रहता है। किसे अपनी माँ बाप की चिंता नहीं, वह समाज सेवा क्या करेगा। यानी वह लाला जी कहते हैं कि जिसको अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, माता पिता की घरदार की चिंता नहीं है, वह समाज सेवा क्या करेगा। सही बात है। कभी कभी उन्हें लगता जैसे रणवीर ने अनाज अनाज मंडी का रुख कर दिया है, जहाँ आग लगी है, और यह विचार मन में आते ही उसके सारे बदन बदन में सिहरन सी दौड़ जाती। किसके, लाला जी के। और लोगों के भी बेटे हैं, यानी और लोगों के भी बेटे हैं, वे भी मंडली में जाते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं। पर यही नहीं कि खतरे के वक्त घर के बाहर घूम रहे हो, यानी औरों के भी लड़के हैं, लेकिन वह खतरे के समय घर से बाहर घूमते नहीं है, घर की रक्षा करते हैं। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। उन्हें अपने पर क्रोध आया मीटिंग में, और लोग चुप बने रहते हैं, जबकि मैं बोलता रहता हूँ। यानी वह मीटिंग में आने लोग चुप रहते हैं, लेकिन लाला जी जो है वह बोलते रहते हैं। 500 रुपये भी मुझसे निकल लिया, और किसी ने सौ से ज़्यादा नहीं दिया, यानी लाला जी ने लाठियाँ खरीदने के लिए 500 रुपये दिए, लेकिन अन्य लोगों ने 100 रुपये ही दिए। मुझ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो कोई भड़वा नज़दीक नहीं आएगा, यानी कोई मेरे ऊपर खतरा है तो कोई जो है मेरे साथ का मुझे बचाने नहीं आएगा। यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले में मेरी मदद करने कौन आएगा। मुंडेर के पास खड़े होकर लाला जी ने घर के अंदर झाँक कर देखा। नीचे धूप अंधेरा था। अंधेरे के पास बेटी चुपचाप खाट के पायदाने में माँ से सटकर बैठी थी। हरि हरि का नाम लो, यानी हरि का यानी ईश्वर का नाम लो, हरि का नाम लो। माँ कह रही थी हरि का नाम लो, गायत्री का पाठ करो, यानी गायत्री मंत्र पढ़ो। और बेटी गोद में हाथ रख के गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी। ऊपर से लाला जी ने धीमी आवाज़ में पूछा, रणवीर आया है। यानी लाला जी ने धीमी आवाज़ में पूछा कि क्या रणवीर आया है। क्यों क्यों रणवीर की माँ, रणवीर आ गया है। यानी वह कहती कि क्यों रणवीर की माँ, रणवीर आ गया है। नहीं जी। फिर रणवीर की माँ कहती कि नहीं जी, अभी कहाँ आया है, और कोई नहीं आया। यानी वो कहती कि रणवीर नहीं आया और कोई नहीं आया। अच्छा धीरे बोलो, तुमसे धीरे नहीं बोला जाता। यानी वह लाला जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि तुम धीरे बोलो, तुमसे धीरे बोलना नहीं आता। लाला जी फिर छत पर टहलने लगे, बार बार मन को हौसला देते देते, मेरे घर को आग लगाएंगे तो इनकी सारी गली जलेगी। पर आखिरी उनसे न रहा गया, बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतर आए। यानी वो लाला जी कह रहे कि यदि मुसलमान भाई मेरे घर को आग लगाएंगे तो उनके भी घर जल जाएंगे, क्योंकि उनके घर से लगकर ही मेरा घर है। सब परिवार के सामने पहुँचे तो उनका रुख बदल गया। यानी छत से नीचे आए और परिवार के सामने गए तो रुख बदल गया। इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठी हो रणवीर की माँ, घबराने की क्या बात है, हिम्मत से काम लो। यानी रणवीर की माँ किसकी पत्नी है, लाला जी की पत्नी है। याद रखिए, आजकल कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, ऐसा पूछा जा सकता है कि रणवीर की माँ किसकी पत्नी है, तो लाला जी की पत्नी है, याद रखिए। माँ चुप रही, उनका दिल भी रणवीर के बारे में धक धक कर रहा था, और मन ही मन वह भी व्याकुल थी। यानी मन ही मन रणवीर को लेकर रणवीर की माँ भी व्याकुल थी। हमें हिम्मत से काम लेने लेने की कह रहे हैं, सोए 3 बार सोच हो आए हैं, माँ ने धीरे से बुदबुदाकर कहा। लाला जी जंगले के पास से हटकर अपने कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ को खटका सा हुआ। विद्या जा देख देख तो तेरे पिताजी क्या करने लगे। यानी लाला जी की पत्नी का नाम क्या है, पत्नी का नहीं बेटी का नाम विद्या है, तो वह अपनी बेटी से कहती कि विद्या जा देख तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। याद रखिए, लाला जी की बेटी का नाम विद्या था। विद्या उन्हीं कदमों उठाकर पिता के कमरे की ओर गई। लाला जी अपनी 2.5 गज धोती उतार
आकर पायजामा पहन रहे थे। विद्या उन्हीं कदमों माँ के पास लौट आई, यानी वो पायजामा पहन रहे थे। वह तो कहीं बाहर जा रहे, यानी और बेटी कह रही कि वो तो कहीं बाहर जा रहे। विद्या ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हे भगवान, इसका कुछ पता नहीं चलता, यानी उसकी पत्नी कह रही है। और माँ खाट पर से उतर कर सीधी अपने पति के कमरे में जा पहुंची। देखो जी, मेरा मेरा गड़ा मुर्दा, मुर्दा देखोगे अगर घर के बाहर कदम रखोगे। यानी लाला जी की पत्नी कहती कि देखो जी, तुम यदि घर के बाहर गए तो मेरा तुम गड़ा मुर्दा देखोगे, मेरा मरा मुंह देखोगे, ऐसा वे कहती है। तो क्या करो, उसकी भी सुध लूँ या घर पर बैठा रहूँ। यानी लाला जी कहती कि बेटे का भी कुछ पता करूँ या घर पर ही रहूँ। अपनी जवान बेटी को मेरे पास अकेली छोड़कर चले जाओगे। देखो तो कैसा कहर का वक्त आया है। माँ ने उत्तेजित आवाज़ में कहा। यानी माँ लाला जी से कहती कि लाला जी पत्नी, इस जवान बेटी को मेरे पास छोड़कर अकेली अकेली हम माँ बेटी को घर पर छोड़कर तुम कहाँ जाओगे। बेटा बाहर गया हो और मैं चूड़ियाँ पहनकर घर बैठा रहूं। कुछ होश की बात कर। यानी वह लाला जी कहती कि बेटा जो है बाहर गया है इस आफत के समय में, और मैं जो है घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठूं, ऐसा वह कहता है। बेटा तुम्हारा है तो मेरा भी है, मेरा तो है। यानी माँ कहती है, लाला जी की पत्नी रणवीर की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा है तो मेरा भी है। इस वक्त उसे ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे। यानी इस वक्त तुम उसको ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे। अंधेरा है, चारों ओर कहर छाया हुआ है। स्कूल बंद पड़ा होगा, मंदिर में से लोग कब से जा चुके होंगे। उसे कहाँ खोजते फिरोगे। यानी स्कूल भी बंद हो गया होगा, मंदिर के लोग भी घर जा चुके हैं, तुम उसे कहाँ ढूंढ पाओगे। समझदार लड़का है, ज़रूर कहीं रुक गया होगा। शाम को उसका दोस्त भी बोल गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के घर में है। मैं कितना कहती थी। यानी वो कहता, उसकी माँ कहती है कि उसका दोस्त कह रहा था शाम के समय, सब जो दोस्त है उसके अब मास्टर जी के साथ है, घर में है। कोई ज़रूरत नहीं बच्चे को आर्यवीर बनाने की। यह पढ़े लिखे, खेले कूदे, खाए पिए, मगर नहीं नहीं तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यानी उनका लाला जी जो है बच्चों को आर्यवीर बनाना चाहते थे। कवायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखाते रहे। मुसलमानों का शहर है, सारी उम्र हमें इन्हीं के साथ रहना है। समंदर में रहकर मगर से बैर कहाँ की अक्लमंदी है। अब देख लो क्या हो रहा है। यानी वह लाला जी कहते कि मुसलमानों के शहर में रहते हैं, मुसलमानों का सारा शहर है और उन्हीं के साथ रहते हैं। यानी मगरमच्छ, समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे रख सकता है, ये कैसी अक्लमंदी हो सकती है। समंदर में रहना है तो मगरमच्छ के साथ भी दोस्ती करके रहना पड़ेगा। बहुत उपदेश नहीं दिया कर, क्या बुरा दिन है। यानी ये उसकी पत्नी कहती है, समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर कहाँ की अक्लमंदी है। यह जो है यह लाला जी की पत्नी कहती है, रणवीर की माँ कहती है, याद रखिए। आप देख लो क्या हो रहा है। यानी वो उसकी माँ कह रही है। और फिर लाला जी कहती कि बहुत उपदेश मत दिया कर। वह युवक समाज में जाने लगा है तो देश का समाज का काम करना ही चाहिए। यानी वह युवक है और युवक दे समाज में जाने लगा है कि समाज और देश का काम करना ही चाहिए। करो फिर देश और समाज का काम और भुगतो। पर मैं तो इस वक्त बाहर नहीं जाने दूंगी। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यानी लाला जी की पत्नी लाला जी से कहती है कि कुछ भी कर लो, इस समय मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। लाला जी ने बाहर जाने का इरादा स्थगित कर दिया, यानी वो बाहर जाना रोक दिया, क्योंकि पत्नी के आगे कौन से किस पति में हिम्मत है कि अपनी पत्नी की बात न माने। इसलिए लाला जी रुक गए। उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि आग इतनी ज़्यादा भड़क उठेगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आया करता था, पर उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अंग्रेज उन्हें दबाकर रखेंगे। यानी वह मुसलमानों पर गुस्सा आता था लाला जी को, लेकिन इतना ही पता था कि जो सरकार है, अंग्रेज सरकार, वह उनको दबाकर रखेगी। और लोग भी है, अफसरों के साथ, अ, हम सायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। यानी अन्य भी लोग हैं जो सभी के साथ एकता के साथ रहते हैं। अपने समधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर घर तादा लगा हुआ रहता है। यानी जो लाला जी का जो संबंधी है उसके साथ भी उसके घर में मुसलमान आते जाते रहते हैं। तुमने न अफसरों के साथ बनाकर रखी है, न हम सायों के साथ।
वास्तव में यह बात जैसे पत्नी ने उन्हीं के मुँह से छीन कर, यानी पत्नी कही थी कि तुमने न किसी के साथ एकता के साथ रही है, तुमने किसी के साथ हमसायों के साथ कहाँ रहे हो? क्योंकि ऐन उस वक़्त वह भी इस बात के बारे में सोच रहे थे। उनके समधी की गहरी दोस्ती शाहनवाज़ के साथ थी, यानी समधी की दोस्ती किसके साथ थी? शाहनवाज़ के साथ थी, याद रखिए, शाहनवाज़ के साथ लाला जी के संबंधी की दोस्ती थी, याद रखिए। शाहनवाज़ बड़ा अमर रसूख वाला मुसलमान था। उसकी मोटारें जगह-जगह चलती थी। उसका पेट्रोल का ठेका था, यानी पेट्रोल का ठेका किसका है? तो शाहनवाज़ का पेट्रोल का ठेका है, याद रखिए। ठेका था और लाला जी के समधी के साथ साथ लुक़मा तोड़ने जैसा रिश्ता था। सबसे अच्छा हो कि उसकी मदद से हम जैसे-तैसे यहाँ से कुछ दिन के लिए निकल जाएँ। आग भड़क उठी है तो जल्दी शांत नहीं होगी, यानी आग जो है भड़क उठी है तो जल्दी शांत नहीं हो सकती थी, जल्दी बुझ नहीं सकती थी। और जाने क्या-क्या गुल खिलाएँगे। बेटी को लेकर सदर बाज़ार में कुछ दिन के लिए चले जाएँ, यानी बेटी को लेकर सदर बाज़ार में कुछ दिन के लिए चले जाएँगे। सदर बाज़ार का नाम जो है झूठा सच उपन्यास में भी आया हुआ है, याद रखिए। पर यह कैसे संभव हो सभी दूर से नारों की गूंज सुनाई दे रही है, यानी सभी से अब कहाँ यहाँ से घर से निकलना कैसे संभव है, क्योंकि सभी तरफ आग लगी हुई है, बाहर से नारों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अल्लाह अकबर का नारा उठा तो दूर से, मगर वह बार-बार मकानों की छतों पर से दोहराया जाने लगा है। अल्लाह अकबर का नारा। मकानों की छतों पर चढ़े हुए आग का तमाशा देखने वाले लोग भी उसे दोहराने लगे, यानी जो मकान के छतों पर खड़े रह के जो आग देख रहे हैं, वह भी उसी नारे को दोहराने लगे हैं। एक शोर सा मचने लगा दूर शिवालय की ओर से। हिंदू नारों की भी आवाज़ आती लेकिन बहुत कम, यानी जो शिवालय की तरफ से हिंदू नारों की भी आवाज़ आती है लेकिन बहुत कम आती है, बहुत धीमी सी। आस-पास कहीं भी उसे दोहराया नहीं जा रहा है, यानी हिंदू नारों की आवाज़ आ रही है, धीमी सी आ रही है, लेकिन उसको आस-पास दोहराया नहीं जा रहा। इससे लाला जी और भी ज़्यादा त्रस्त हो त्रस्त हो उठे। सुनो रणवीर की माँ, तुम नानकू को ऊपर बुलाओ, यानी वह लाला जी कहती कि सुनो रणवीर की माँ, तुम जो है नानकू को ऊपर बुलाओ। क्यों, क्या बात है? यानी नानकू उनका नौकर है, तो वो कहती कि क्यों, क्या बात है? हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो। तुम उसे बुलाओ, मैं उसके साथ एक चिट्ठी लिखकर भेजना चाहता हूँ। यानी वह रणवीर का पिताजी कहता है कि उसकी पत्नी को तुम हर सवाल पर, हर बात पर क्यों बुलाओ, क्यों लाओ, क्यों क्या करो, ऐसे सवाल मत पूछा करो। तुम्हें कहा है ननकू को बुलाओ, तो तुम ननकू को बुलाओ, मैं उसके साथ एक चिट्ठी लिखकर भेजना चाहता हूँ। पत्नी लाला जी के चेहरे की ओर देखती रह गई। इस वक्त इसे भेजोगे? कहाँ भेजना चाहते हो? यानी इस वक्त तुम हमारे नौकर को बाहर भेजना चाहते हो, तो कहाँ भेजोगे? पत्नी का मन रणवीर की दशा में दौड़ रहा था, यानी पत्नी का मन रणवीर की दशा में दौड़ रहा था। यह रणवीर का पता लगाएगा। मास्टर ने आपको कहला जो भेजा है कि रणवीर उसके साथ है। आप क्यों परेशान होते हो? भगवान पर विश्वास रखो और सुबह तक चुपचाप बैठे रहो। यानी रणवीर जो है मास्टर के साथ गया है, मास्टर के घर पर गया है, तो वो सुबह तक बैठे रहो, कुछ मत करो। नहीं, रणवीर के पीछे मैं इसे नहीं भेजना चाहता, मेरा एक दूसरा काम है। यानी वह कहता है लाला जी कि मैं ननकू को रणवीर के पास नहीं भेजना चाहता, मेरा दूसरा काम है। देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? बाहर कहर टूट रहा है, इसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, यानी इस ननकू को इस शहर में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? कोई किसी पर हमला किया तो हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पड़े रहे। यानी वह कहता है लाला जी कि तू हर बात में क्यों टांग अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पर रहें, कुछ भी हो सकता है। मैं समधी को खत लिख रहा हूँ कि अपने दोस्त शाहनवाज़ से कहकर हमें यहाँ से निकाल ले। जवान बेटी घर में है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यानी वह समधी से खत भिजवा रहा है ननकू के हाथ से कि मैं उनसे कहकर, उसका जो दोस्त है शाहनवाज़, उससे कहकर हमें यहाँ से ले जाए। यह काम भी तो कल सवेरे ही हो सकता है ना?
यानी पत्नी कहती कि ये काम कल सवेरे हो सकता है, इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्या संबंधी तुम्हारी चिट्ठी पाकर शाहनवाज के घर जाएंगे? तुम भी कैसी बातें करते हो? यानी क्या ऐसे कहर में तुम्हारे संबंधी शाहनवाज के घर जाएंगे? तुम भी कैसे बात करती हो? पर लाला जी ने नहीं माना। एक बात इनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती नहीं। पत्नी बुदबुदाई, फिर ऊंची आवाज में बोली, यह कहाँ तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाएगा? यह कुछ नहीं जानता, यानी यह कुछ नौकर ननकू जो है कुछ नहीं जानता। यह तुम्हारी चिट्ठी कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि क्यों नहीं पहुंचेगा? इसे इसे रखा किस लिए, यानी इसे किस लिए रखा है? गलियों के रास्ते 2 मिनट में समधियों के घर पहुंच जाएगा, यानी 2 मिनट में समधियों के घर तक गली का रास्ता पहुंच जाएगा। पास ही तो है। तुम क्यों इतनी जिद पकड़ लेते हो जी? यहाँ से निकलोगे भी तो दिन को ही निकलोगे। इस वक्त किसी को लिखने से क्या लाभ? समधियों को भी परेशान करोगे, यानी समधियों को भी क्यों परेशान करोगे? निकलना है तो सुबह ही निकलना पड़ेगा। लाला जी क्षण भर के लिए ठिठके खड़े रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना चाहता हूँ। यानी लाला जी कहते कि हो सके तो मैं आज रात ही यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है जी? तुम्हें हम सायों से डर लगता है, मुझे नहीं लगता। भगवान का नाम लो और चुपचाप बैठे रहो। पत्नी ने कहा, पर इसके बाद चुप हो गई। यानी पत्नी ने कहा कि हम सायों के साथ तुम्हें डर लगता है, भगवान का नाम लो और बैठो। पत्नी ने कहा और चुप हो गई। कोई कारण रहा होगा जो यह इतने उतावले हो रहे, यानी कोई कारण ऐसा है कि इतने उतावले हुए हैं। ननकू के लिए जोखिम था, पर जवान बेटी का ख्याल आते ही माँ की स्थिरता भी डोल गई। क्या मालूम इस समय यहाँ से निकल जाने में भला हो। यानी वह ननकू का भेजने के लिए डर लग रहा था रणवीर की लाला की पत्नी को, लेकिन जवान बेटी का ख्याल आते ही वह भी सोचने लगी कि यहाँ से निकल जाने में ही भला है। भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ छुपाती फिरूंगी। यानी वह कह रही कि यदि भगवान न जाने कुछ गलत हो गया तो लोगों ने हमला किया तो मैं अपने जवान बेटी को कहाँ छुपाऊंगी। दो दो चार चार आदमी खड़े रात की घटनाओं के बारे में कयास लगा रहे थे। मार काट के बारे में अफवाह ज़्यादा थी। गवाल मंडली वाले बहू कहते कहते रत्ता में दंगा हुआ है। रत्ता वाले कहते हैं कमेटी मोहल्ले में दंगा हुआ, यानी ग्वाल मंडी वाले हैं वह कहते हैं कि रत्ता में दंगा हुआ है, और रत्ता मंडी वाले कहते हैं कि कमेटी के मोहल्ले में दंगा हुआ है। नया मोहल्ला के चौके में एक घोड़ा मरा हुआ पाया गया है। यानी घोड़ा किस चौक में पाया गया है मरा हुआ? नया मोहल्ला चौक में एक मरा हुआ घोड़ा पाया गया है, याद रखिए। शहर के बाहर गांव को जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। यानी शहर की तरफ जो जाने वाली सड़क है, उस सड़क पर अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। कॉलेज रोड पर जूतों की एक दुकान और साथ में बैठने वाले दर्जी की दुकान लूट ली गई। यानी कॉलेज रोड पर, जो कॉलेज की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पर एक दुकान थी जूते वालों की, वह दुकान और दर्जी को लूट लिया गया है। एक और लाश शहर के सिरे पर एक कब्रिस्तान में मिली थी। लाश किसी अधेड़ उम्र के हिंदू की थी। यानी एक चौक में नया मोहल्ला चौक में एक घोड़ा मरा था। शहर के बाहर गांव जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश थी, और कॉलेज रोड पर एक जूते की दुकान और दर्जी को लूट लिया गया था। और उसके बाद जो है कब्रिस्तान के पास एक अधेड़ उम्र के हिंदू की लाश पड़ी थी, याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसकी जेब में से कुछ रेजगारी और दहेज के अ, दहेज के कपड़ों की एक एक फेरिस्ती मिली थी। मोहल्ले के बीच बीच ली खींच गई थी। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान को जाने की आप हिम्मत नहीं थी। हिंदू के मोहल्ले में मुसलमानों को जाने की हिम्मत नहीं थी, और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू को जाने की हिम्मत नहीं थी, और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू सिख अब नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय उतर आए थे। गलियों के सिरों पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियाँ और भाले लिए और मुश्कों बांधे छिपे बैठे थे। जहाँ कहीं हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे और बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा,
बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। यानी जहाँ-जहाँ कई हिंदू मुसलमान या नज़दीक के लोग खड़े हैं, तो एक-दूसरे की तरफ देख रहे कर पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इससे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता पाता था। वातावरण में जड़ता-सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि यह कांड यहीं पर ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं। यानी यह जो गड़बड़ हुई है, दंगा-फ़साद हुआ है, ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या हो सकता है, यह भी कुछ कहा नहीं जाता था। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप पड़े गए थे। यानी क्या-क्या बंद था याद रखिए। घरों के दरवाजे बंद थे, सभी कारोबार, सभी व्यापार जो था वह भी बंद था, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर भी बंद थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरवाज़ों छिद्रों में से उस पर आँखें लगी हैं, उसका पीछा किए जा रहे। यानी वो हर एक इंसान को लग रहा था कि छुप कर हमें कोई ना कोई देख रहा है। लोग अपने-अपने मोहल्लों में बंद हो गए थे, केवल उड़ती अफवाह के बल पर एक-दूसरे के संपर्क में रखे हुए थे। यानी एक-दूसरे के मोहल्ले में, वो घरों में बंद थे और केवल एक अफवाहों के आधार पर एक-दूसरे से संपर्क रख कर रहे थे। खाते-पीते घरों के लोग अपने-अपने बचाव में उलझ गए थे। यानी जो खाते-पीते जो पैसे वाले थे, वह अपने-अपने बचाव में लगे थे। सार्वजनिक काम ठप ठप हो गए थे। यानी जो सार्वजनिक काम था, वह बंद पड़े थे। कांग्रेस की प्रभात फेरी और तिमिरी काम और सभी काम एक दिन में खत्म हो गए थे। फिर भी सुबह सवेरे हस्ब मालूम मालूम जनरल जैसे-तैसे सड़क लांघता कांग्रेस दफ्तर के सामने पहुंच गया था। वहां पर ताला चढ़ा था। यानी जनरल जो था वह ऐसे-तैसे कर सड़क लांघकर कांग्रेस के दफ्तर के वहां गया था, लेकिन वह दफ्तर भी बंद देखकर वह पो फटने तक साथियों का इंतजार करता रहा। यानी वह इंतजार करता रहा, कौन, जनरल। और जब भी वे नहीं आए, तो नाली के ऊपर बने चबूतरे पर खड़ा होकर उसने छोटी सी तकरीर और वहाँ से रवाना हो गया। यानी कुछ समय इंतज़ार किया जनरल ने और वहाँ से रवाना हो गया। साहिबान, चूँकि आज सभी बुज़दिल बुज़दिल चूहों की तरह घरों में घुस बैठे हैं, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आज माफ़ी चाहता हूँ और दरख़्वास्त करता हूँ। ये जनरल कह रहा है। रहे यह सब शरारत अंग्रेज़ की है, जो भाई-भाई को आपस में लड़ाता है। यानी जनरल कह रहा है कि यह जो शरारत है दंगा-फ़साद की, ये अंग्रेज़ों की है, क्योंकि ये भाई-भाई को, अभी भाई-भाई का मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदू-मुसलमान। जय हिंद। और वह चबूतरे पर से उतरकर लेफ्ट राइट करता अंधेरे में खो गया, कौन, जनरल। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा था। यानी रणवीर रात को घर नहीं लौटा था, लेकिन जैसे-तैसे मास्टर देवव्रत उसके उसके कुशल शेफ की खबर लाला लक्ष्मी नारायण को भिजवा दी थी। यानी रात के समय में रणवीर जो है घर नहीं लौटा था, लेकिन मास्टर देवव्रत ने रणवीर कुशल है, अच्छा है, वहाँ पर था, यह खबर लक्ष्मी नारायण के पास भिजवाई दी थी। दूसरे लाला जी अभी सोच ही रहे थे कि क्या करे, कहाँ जाए, कि शाहनवाज स्वयं पहुँच गया था। यानी कहाँ जाए, किधर जाए, ऐसा वो सोच रहे थे। तभी में लाला जी के घर पर शाहनवाज स्वयं आ गया था। ऊंचा लंबा रोबीला शाहनवाज, वह अपनी गहरे नीले रंग की क्यूब गाड़ी लेकर आया था। यानी किस रंग की गाड़ी थी शाहनवाज की? गहरे नीले रंग की गाड़ी थी और क्यूब क्यूब गाड़ी लेकर आया था। शाहनवाज के साथ लाला जी की जान पहचान तो थी, पर बेतकल्लुफ़ ही नहीं थी। देखते ही देखते लाला जी, उनकी पत्नी और बेटी उसी मोटर में बैठकर मोहल्ले से निकल गए। यानी देखते ही वह शाहनवाज के साथ गाड़ी पर बैठकर उसकी पत्नी बेटी निकल गए थे। नानकू अकेला मकान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया। यानी नानकू नौकर था, इसलिए उसको मकान की रखवाली के लिए छोड़ा गया। मुस्तैदी से चौकीदार करना, सोए नहीं रहना, नानकू सारा घर तुम पर छोड़कर जा रहे, ये लाला जी कहते हैं। और मोटर रवाना हो गई थी। नीली क्यूब गाड़ी सुनसान सड़कों पर बल खाती चली रही थी। यानी बल खाती हुई जा रही थी नीली क्यूब वाली गाड़ी। जगह जगह रास्ते पर खड्डे, लोगों की नज़र उन पर जाती थी। सभी देखते थे कि अगली सीट पर ड्राइवर की जगह तुर्रेदार पगड़ी पहने शाहनवाज बैठा है। यानी सभी उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। दोस्तों का दोस्त चिट्टा, दमकता चेहरा, और उसकी बगल में लाला लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और पीछे जनानी सवारियां बैठी है। यानी जो ड्राइवर के बाजू में
बाजू में जो है लाला लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और पीछे जो है उनकी बेटी और पत्नी बैठी है। यूँ निकल कर जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। यानी ऐसे ऐसे वक्त निकल कर जाना हिम्मत की बात थी। और जब कहीं सड़क पर लोगों की गांठ नज़र आती, लाला जी दूसरी ओर देखते, यानी कोई सड़क पर लोग नज़र आते तो वो दूसरी तरफ देखते लाला जी। जबकि पिछली सीट पर बैठी लाला जी की पत्नी शाहनवाज को आशीषें दे रही थी, यानी आशीर्वाद दे रही थी। पिछली सीट पर लाला जी की पत्नी आशीषें दे रही थी कि तुम्हारा भला हो, तुमने हमें संकट से बचा, ऐसे आशीर्वाद दे रही थी। ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। यानी ये जो है लाला जी की पत्नी कहती है, याद रखिए। शाहनवा अ, लाला जी की पत्नी शाहनवाज को आशीषें दे रही थी। ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और आप क्यूब गाड़ी लालाजी और उसके परिवार को सदर बाजार से उसके किसी संबंधी के घर छोड़ देने के बाद फिर से शहर के सड़कों पर, यानी वो गाड़ी में वह लालाजी के संबंधी के पास छोड़कर फिर से वापस आई। अब शाहनवाज सीधा अपने अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ के डेरे पर जा जा रहा था। यानी वह लालाजी को छोड़कर उसके संबंधी के घर पर जो गाड़ी थी शाहनवाज की कहाँ जा रही थी, उसका जिगरी दोस्त रघुनाथ के पास जा रही थी। पर शाहनवाज को अपने बचाव की कोई चिंता नहीं थी। उसकी क्यूब क्यूब मोटार सभी जगह जाती थी। यानी शाहनवाज को उसकी चिंता कोई कोई चिंता नहीं थी। जामा मस्जिद के सामने से होती हुई क्यूब गाड़ी माई सत्तो के तालाब की ओर जा रही थी। सड़क के दोनों ओर से मकान छोटे छोटे थे, छोटी छोटी दुकानें जिनके आगे लाठियाँ सहारे साहिबान खड़े किए गए थे। यानी सभी दुकानों के सामने लाठियाँ लेकर लोग खड़े थे। खंडहर सी लग रही थी, यानी सभी दुकानें, शहर खंडहर सा लग रहा था। ये मुसलमानी इलाका था। अध टूटा पुल पार करने के बाद मोटार सैयदों के मोहल्ले की ओर चढ़ चली। दाएं बाएं के घर ऊंचे उठने लगे थे। छज्जों वाले 2 मंजिला 3 मंजिला घर नीचे आगे को बड़े हुए चबूतरे, किवाड़ों, खिड़कियों के ऊपर रंगीन शीशे। यहाँ हिंदू वकील और ठेकेदार रहते थे। एक आध को छोड़कर सभी हिंदू थे, यानी एक हाथ को छोड़कर सभी हिंदू थे। शाहनवाज का अनेकों के साथ उठना बैठना था, यानी नवाज का अनेक लोगों के साथ उठना बैठना दोस्ती थी, जान पहचान थी, बेतकल्लुफी थी और दोस्ती यारी थी। वह जानता था इस वक्त झरोके में लगी आंखें उसकी ओर देख रही थी, यानी इस वक्त भी शाहनवाज की तरफ कोई छुप कर देख रहा है। पर उसे इस बात का भी विश्वास था कि सभी आंखें उसे पहचानती है। फिर भी उसने मोटार की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी, यानी सभी लोग पहचानते फिर भी मोटार जो है तेज गति से ले जा रहे हैं। और माई सत्तो के तालाब के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ को मुड़ गया। यह इलाका मिला जुला इलाका था। सभी जगह के लोग रहते थे। दुकानों की एक लंबी कतार जूतियां बनाने वालों की थी, यानी जूते बनाने वालों की लंबी कतार थी। दुकानों की एक लंबी कतार थी। कहाँ पर थी वह? माई सत्तो के तालाब के पास पहुंचकर, यानी माई सत्तो का जो तालाब था उसके बाई ओर जाकर एक दाएं हाथ मुड़कर एक कतार थी, एक गली थी। उस गली में कौन सी दुकान थी? जूतियाँ बनाने की, यानी जूते बनाने की दुकानें थी। लोग हशियापुर से आए थे, यानी वो जूते बनाने वाले लोग कहाँ से आए थे? हशियापुर से आए थे। सभी सीखते, सभी दुकानें बंद थी। आगे चलकर कुछ कच्चे घर थे जिनकी दीवारों पर गोबर की थापियाँ लगी थी, यानी गोबर की थापी, यानी जो ऐसे वो जलाने के लिए कहते गोबर के उपले। यह इलाका भी सुनसान पड़ा था। यह भंगियों की बस्ती थी, यानी जिस दीवार पर जो गोबर के उपले लगे हुए थे वह कौन सी गली थी? तो यह जो थी यह भंगियों की बस्ती थी। शाहनवाज की मोटार फिर धीमी हो गई। यहाँ संकट का साया इतना गहरा हुआ नहीं जान पड़ता था। बिजली के खंभे के इर्द गिर्द 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे, यानी बिजली के खंभे के इर्द गिर्द 2 बच्चे एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। और उन्हीं के नज़दीक बच्चों की एक और टोली खेल रही थी। पास से गुजरते हुए शाहनवाज ने ध्यान से उसकी ओर देखा। बच्चे घेरा बनाए बैठे थे, यानी कुछ बच्चे बच्चे घेरा बनाए खेल रहे थे। अंदर एक छोटी सी लड़की कुर्ता ऊपर खींचकर जमीन पर लेटी थी और उसकी जांघों पर एक नन्हा सा लड़का बैठा था। उसने भी अपना कुर्ता ऊपर को चढ़ा रखा था। आस-पास खड़े सभी बच्चे हँसी से लोटपोट हो रहे, यानी बच्चे खेल रहे थे।
कमजात इन्हें और कोई खेल नहीं सूझा, यानी वह शाहनवाज सोच रहा है कि इनको और कोई खेल नहीं सूझा खेलने के लिए। शाहनवाज बुदबुदाया और हंसकर आगे बढ़ गया। इस इलाके में अभी तक तनाव नहीं आया, यानी इस इलाके में कोई तनाव कोई फसाद नहीं आया। यदि था तो नज़र नहीं आता, यानी कोई तनाव था तो नज़र नहीं आता था। शाहनवाज के चेहरे की ओर देखते हुए यह नहीं लगता था कि सभी उसके मन में भी ओछे माँ शूद्र विचार उठ सकते होंगे। रोबीला जवान छाती तनी रहती, तर्जा लहराता रहता था, बूट चमकाते रहते, यानी किसका ये शाहनवाज का पोशाक देखिए। अ, रोबीवाल रोबीला जवान छाती तनी रहती, तुरजा लहराता, बूट चमचमाते रहते, सदा सरसराते धोबी के धुले कपड़े पहनता था। ईमान से यह किसी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। यह किसके बारे में है? यह शाहनवाज के बारे में कहा गया है, याद रखिए। उसके बारे में कहा जाता था, पर यह वर्षों पहले की बात थी। अब वह धीर गंभीर दुनियादारी आदमी था। पेट्रोल के 2 पंपों का मालिक था, यानी शाहनवाज के पास पेट्रोल के कितने पंप थे? तो 2 पंप थे, याद रखिए। पीछे हमने देखा कि पेट्रोल का ठेका, यह भी उल्लेख आया है, का मालिक था। इसकी मोटारें सारियाँ लारियाँ चलती थी, यानी किसकी मोटारें लारियाँ चलती थी? शाहनवाज की। पर फिर भी दोस्त परवर, मिलनसार, हंसमुख और जज्बाती जैसा पहले हुआ करता था, अब भी वैसा, यानी जज्बाती, मिलनसार सब कुछ है। दोस्त परवरी उसका ईमान थी, यानी दोस्त परवरी उसका ईमान थी शाहनवाज की। जब शहर में गड़बड़ शुरू हुई थी और वह रघुनाथ का सुख समाचार लेने आया था, तो उसने रघुनाथ के घर की बगल में बैठने वाले नान बाई से कहा था, देख फकीरे, दोनों कान खोलकर सुन ले। अगर मेरे यार के घर को किसी की बुरी नज़र से देखा तो मैं तुझे मैं तुझे पकड़ूंगा। यानी वह नान भाई से कहता है शाहनवाज कि देख, नान भाई से कहता है कि देख, रघुनाथ के घर के पास नान भाई का घर है, याद रखिए, रघुनाथ के घर के पास किसका घर है? नान भाई का है। और वह शाहनवाज कहता है कि देख देख फकीरे, मेरे दोस्त के घर को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे पकड़ूंगा। कोई इस घर के नज़दीक नहीं आए। मोटार अब बड़ी सड़क पर आ गई थी। इलाका खुल गया था। सड़क चौड़ी थी और आसपास के घर सड़क से काफ़ी दूर पर थे। इलाका मुसलमानी था और मोटार धीमी रफ्तार से चल रही थी। भाभड़ भाभड़ खाना भाभड़ खान की ओर जाने वाली सड़क सिर पर मौलादाद खड़ा था। पीछे एक दुकान के चबूतरे पर 5-7 आदमी मुश्कें बांधे और लाठियाँ और भाले हाथ में लिए बैठे थे। मौलादाद आज भी अपनी निराली पोशाक में था। खाकी रंग की वील सीस, गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल। शाहनवाज की मोटार को आता देखकर आगे बढ़ आया था। क्या खबर है? शाहनवाज ने मोटार खड़ी करते हुए पूछा। यानी मोटार खड़ी करते हुए शाहनवाज ने पूछा कि क्या खबर है? किससे पूछा क्या खबर है? मौलादाद से। खबर क्या है? खबर क्या है खान जी? उधर पिछले मोहल्ले में काफिरों ने एक गरीब मुसलमान को मार डाला, यानी पिछले मोहल्ले में एक गरीब मुसलमान को मार डाला। कहते हुए मौलादाद के होठों पर गुस्से का झाग आया। मौलादाद की नज़र में गुस्सा था, मानो वह कह रहा हो, तुम तो खान जी काफिरों से बगलगिर होते हो, उसके साथ उठते बैठते हो, जबकि मुसलमान मर रहे हैं। यानी तुम जो है शाहनवाज, मुसलमान उन काफिरों के साथ रहते हो, उठते बैठते हो, फिर भी मुसलमान को किस प्रकार मारा है? पर वह कुछ भी बोला नहीं। मौलादाद जानता था कि उसकी पहुंच उस जगह तक नहीं जा सकती जिस जगह तक शाहनवाज की पहुंच जा सकती है। यानी मौलादाद जानता था जिस जगह तक शाहनवाज की पहचान है, उठना बैठना है, वहां तक मौलादाद का नहीं है। शाहनवाज का उठना बैठना डिप्टी कमिश्नर तक से था, यानी शाहनवाज का उठना बैठना किसके साथ था? डिप्टी कमिश्नर तक था, लेकिन मौलादाद का नहीं था। शहर के रईसों तक था, जबकि मौलादाद कमेटी के आसपास ही बरसों से चक्कर काट रहा था। 5 काफिर हमने भी काटे हैं, यानी वो कहती कि 5 काफिर जो है हमने भी काटे हैं, इनकी माँ की। शाहनवाज ने सुना अनसुना कर दिया और मोटर चला दिया, यानी शाहनवाज ने सुना अनसुना किया और वहाँ से आगे बढ़ गए।
शाहनवाज़ ने सुना अनसुना कर दिया और आगे चल दिया। वह थोड़ी दूर आगे आगे गया था जब दाईं ओर एक गली में सहसा बहुत से लोग लोग नमूदार हुए चुपचाप चलते हुए लोग सड़क पार करने लगे थे। जमा अ, जनाजा था, यानी जनाजा था। आगे हयात बख्श चला जा रहा था, सिर पर कुल्ला सफ़ेद कमीज और सलवार। लोगों के पैरों की हल्की हल्की आहट हवा को जैसे थपकियाँ देती जा रही थी। शाहनवाज समझ गया कि वह मुसलमान की मैयत होगी, यानी मुसलमान की जनाजा जा रहा। जनाजा यानी मैयत, याद रखिए। जनाजे के पीछे दो छोटे छोटे लड़के भी जा रहे थे, जो ज़रूर उसके बेटे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद सड़क साफ हो गई थी। शाहनवाज ने गाड़ी फिर चला दी। फाटक लांघकर शाहनवाज ने मोटर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और चाबी झसाता बंगले की ओर बढ़ने लगा। पर्दे के पीछे खिड़की के पास खड़ी रघुनाथ की पत्नी ने उसे सबसे पहले देखा, यानी वह रघुनाथ के घर शाहनवाज आया, ये सबसे पहले कौन देखता है? तो पर्दे के पीछे से रघुनाथ की पत्नी देखती है, याद रखिए। देखा और उसे पहचानते ही उसे हार्दिक खुशी हुई, यानी उसको खुशी हुई। जो कराड़ खोल दरवाज़ा, बाहर से आवाज़ आई। रघुनाथ की पत्नी, यानी बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। और रघुनाथ की पत्नी लपक कर बाथरूम की ओर गई, यानी लपक कर बाथरूम की ओर गई। शाहनवाज शाहनवाज तुमसे मिलने आया है, यानी रघुनाथ से कह रही कि शाहनवाज तुमसे मिलने आया है। उसने दरवाजे के बाहर से पत्नी को संबोधन करते हुए कहा, मैं उसे बिठलाती हूँ, तुम आओ, यानी बाथरूम से तुम आओ, मैं उसको बिठाती हूँ। पर दरवाज़ा खुलने से पहले ही शाहनवाज फिर से बोलने लगा था, ओहो ओहो याऊ, बंगले में रहने लगा है तो दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर भाभी को सामने खड़ा देखकर आचकचा गया। भाभी सलाम, किधर है मेरा यार? उसने कहा और बैठने वाले कमरे में दाखिल हो गए। यानी वह कहता है कि रघुनाथ को कहता है कि बाहर से ही, दरवाजे के बाहर से तुम बंगले में रहने लगे हो, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोलते हो। और वो तभी इतने में रघुनाथ की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और कहता है कि क्या है? भाभी को देखकर कहता है कि कहाँ है मेरा यार? ऐसा वो कहता है और बैठने की कमरे में जाता है। रघुनाथ की पत्नी ने बताया कि रघुनाथ बाथरूम में था और वह शाहनवाज के निकट कुर्सी पर बैठ गई, यानी शाहनवाज की निकट कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ कैसा है भाभी? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अच्छा किया वहाँ से निकल आए, यानी शाहनवाज कहता है रघुनाथ की पत्नी को कि यहाँ कैसा है भाभी? यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसा कहता है। और ये अच्छा हुआ तुम वहाँ से निकल आए। अच्छा है, पर अपना घर तो अपना ही होता है। अब न जाने कभी उसमें जाना होगा या नहीं। कहते कहते उसकी आंखें भर आई, यानी रघुनाथ की पत्नी कहती कि आप न जाने अपना घर अपना ही होता है और वहाँ से निकल आए आप पता नहीं वहाँ जा भी पाएंगे या नहीं। शाहनवाज भी भावुक हो उठा, रो नहीं भाभी, रो नहीं भाभी, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग ज़रूर फिर अपने घर में जाओगे, तुम बेफिक्र करो। यानी शाहनवाज कहता है कि मैं यदि जिंदा रहा तो तुम्हें फिर से तुम्हारा घर मिल सकता है, तुम रो मत, बेफिक्र रहो। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी, यानी रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में से यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वह बेझिझक आ जाती थी। यानी रघुनाथ के दोस्तों में से किससे रघुनाथ की पत्नी पर्दा नहीं करती थी, तो शाहनवाज से नहीं करती थी, बेझिझक पर्दा नहीं करती थी, याद रखिए। और रघुनाथ को इस बात का गर्व हुआ करता था कि उसका सबसे नज़दीकी दोस्त एक मुसलमान है, यानी रघुनाथ को गर्व होता था कि मेरा सबसे नज़दीकी, या आजकल कहा जाए तो एक क्लोज फ्रेंड जो है वह मेरा मुसलमान है, शाहनवाज। फातिमा को नहीं लाए, जब आते हो अकेले चले आते हो, यानी वो रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से कहती कि फातिमा को नहीं लाते, जब भी आते हो अकेले आते हो। शहर में गड़बड़ है भाभी, तुम क्या समझती हो मैं शहर को निकला हूँ? यानी शहर में गड़बड़ है, तुम क्या समझती हो मैं शहर में घूमने निकला हूँ? तुम आ सकते हो तो वह नहीं आ सकती, मोटर में वहाँ भी बैठ सकती थी। तभी रघुनाथ आ गया, यानी तभी रघुनाथ आ जाते हैं। ओ ओ याबू, ओ याबू, तुझे यहाँ भी टट्टियाँ लगी है, उधर से भाग के आया है काफिर, और यहाँ भी टट्टियाँ लगी है। और दोनों दोनों बगलगीर हो गए, यानी दोनों गले मिल गए। शाहनवाज का दिल फिर भावुद्रेक में डूब गया। इस मेरे यार पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, इसे कोई हाथ लगा कर देखो।
देखे उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, यानी ये शाहनवाज कह रहा है। भाभी बाहर जाने को हुई तो शाहनवाज ने उसे रोक रोक दिया। कहाँ जा रही हो भाभी? मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, यानी उसकी रघुनाथ की पत्नी जा रही है तो उसको रोकता है शाहनवाज और कहता है कि कहाँ जा रही हो भाभी? मैं खाना वो खाकर आया हूँ। खाना क्यों नहीं खाओगे? यह तो बोलता ही रहेगा। जानकी तुम खाना तैयार करो, यानी रघुनाथ की पत्नी का नाम जानकी है और वो कहता है कि जानकी तुम खाना तैयार करो। रघुनाथ बोला, यानी रघुनाथ की पत्नी का नाम जानकी है, याद रखिए। जा 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 भिंडी खिलाएगा। मैं भिंडी नहीं खाता। भाभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, यानी वह कहता है शाहनवाज की जा मेरे लिए तू भिंडी खिलाएगा। जा, मैं भिंडी नहीं खाएगा। भाभी मेरे लिए कुछ मत बनाना। नहीं, जानकी जा चुकी थी, यानी जानकी जा चुकी थी। उसने पीछे से आवाज़ दी, खुदा कसम भाभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे जल्दी जाना है, मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ। यानी वह शाहनवाज कहता है कि मुझे जल्दी जाना है, खुदा की कसम भाभी कुछ मत बनाना। खाना नहीं खाओगे, चाय तो पियोगे? भाभी कमरे की दहलीज पर लौट आई, यानी भाभी लौट कर आती आकर कहती कि खाना नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन चाय तो पी सकते हो। यह तो मैं पहले से जानता था, तुम खाना नहीं खिलाओगी पर लाओ तुम चाय ही पिला दो। यानी कहती कि मैं शाहनवाज कहता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम खाना नहीं खिलाओगी लेकिन चाय ज़रूर पिलाओगी। दोनों दोस्त बैठ गए। रघुनाथ ने गंभीर आवाज़ में कहा, बहुत गड़बड़ है। दिल को बड़ा दुख होता है। भाई भाई का गला काट रहा है, यानी बहुत गड़बड़ हो गई है, भाई भाई का गला काट रहा है। पर सहसा इस वाक्य से दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उसके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात दूर थी। इस वाक्य में रघुनाथ ने मानो निजी रिश्तों के साथ जातियों के रिश्ते को भी जोड़ने की कोशिश की थी, यानी भाई भाई का गला, यानी हिंदू मुसलमान एक दूसरे का गला काट रहे, जिसके बारे में दोनों अपने अलग अलग विचार थे। सुना है गाँवों में भी फिसाद शुरू हो गई, यानी वो कहते कि सुना है कि गाँव में भी फिसाद शुरू हुआ है। रघुनाथ ने कहा, पर इस विषय पर अधिक वार्तालाप की गुंजाइश नहीं थी। दोनों अटपटा सा महसूस करने लगे। यह विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चादर सा बिछ गया था। अ, छोड़ बा अ, छोड़ अ, छोड़ याबू, तू अपनी बात कर, यानी छोड़ बाकी की बात तू अपनी बता। शाहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा, जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हो गई? यानी वो कहता है कि जानता है, शाहनवाज कहता है कि मेरी कल किससे बात हुई? भीम से। शाहनवाज ने चकराकर कहा, कौन सा भीम? यानी रघुनाथ कहता है कौन सा भीम? रघुनाथ ने पूछा और फिर दोनों ठहका मारकर हंस पड़े। भीम उसका लड़कपन का सहपाठी, यानी भीम कौन था? तो शाहनवाज का बचपन का सहपाठी था और किसी छोटे से डेप्यूटी असिस्टेंट सिटी पोस्टर मास्टर का बेटा था और इसी नाम से अपना परिचय दिया करता था। इसी कारण सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते। यानी जो भीम मिला था वह भीम जो है डेप्यूटी असिस्टेंट सिटी पोस्टर मास्टर का बेटा था। याद रखिए, भीम किसका बेटा था? पोस्टर मास्टर का बेटा था। डेप्यूटी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर का बेटा था भीम, याद रखिए। और सभी इसी नाम से मजाक उड़ाते थे। यही रहता है। काफिर 2 साल से कभी मिला नहीं, यानी यही रहता है और वह कभी मिला नहीं। शाहनवाज ने कहा और शाहनवाज फिर ताली बजाकर हंस दिया। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मैंने जोर से कहा, डिप्टी असिस्टेंट डिप्टी पोस्टर मास्टर साहिब। कमबख्त खड़ा हो गया, यानी कहाँ और डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर साहिब कहाँ, और वो खड़ा हो गया। पर मिला बड़े प्यार से, यानी बड़े प्यार से मिला। भाभी चाय ले आई थी, यानी तब तक जो भाभी थी चाय लेकर आई, मेज पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक काम है खाजगी। यानी भाभी जो है चाय लेकर आई और मेज पर रखते हुए बोली कि मुझे कोई खाजगी काम है। भाभी के आ जाने से दोनों को इत्मीनान हुआ। फिसादों के बारे में बात करते समय दोनों अटपटा महसूस करते थे और मिल बैठे और इस भयानक स्थिति की चर्चा न करे यही भी अटपटा लगता था। बचपन के मजाक और हंसी मजाक भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ खोखले लगने लगे थे। यानी शाहनवाज और रघुनाथ ये बचपन से दोस्त थे, याद रखिए। कहो न भाभी, यानी वो शाहनवाज कहता है कहो न भाभी, अगर तकलीफ न हो तो तभी तुम कहो, यानी तकलीफ न हो तो यानी तभी तुम कहो। ऐसा वो शाहनवाज करता है। मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर में पड़ा है, यानी वह कहती है
यानी रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से कहती कि मेरी और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा जो है घर में पड़ा है, वह निकलवाना है। यानी घर में जेवरों का डिब्बा पड़ा है, वह ले आना है। जब आए आए थे तो थोड़ा सा सामान लेकर चले आए, मैं कुछ भी साथ नहीं लाई। यानी वह कहती है रघुनाथ की पत्नी कि मैं साथ कुछ भी नहीं लाई, हमारे जेवरों का डिब्बा जो है घर में ही है, इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा सा तो काम है। कहाँ कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं? आध छत्ती वाली कोठरी में। यानी वो कहता है कि यह क्या बात है, छोटी सी बात है, कहाँ रखे हैं वो? और वो कहती कि आध आध छत्ती वाली कोठरी में रखे हैं। शाहनवाज उसके घर के कोने कोने से परिचित था। दोस्तों में यही एक दोस्त घर के अंदर आ सकता था। यानी रघुनाथ के घर कौन सा दोस्त आ सकता था? केवल शाहनवाज। उस पर तो ताला चढ़ा होगा, यानी उस पर तो ताला चढ़ा होगा, उतना बड़ा सिक्के का ताला। मैं चाबियाँ देती हूँ, यानी मैं चाबियाँ देती हूँ, मैं जगह भी समझा दूंगी, निकाल लाऊंगा, आज ही निकाल लाऊंगा। यानी शाहनवाज कहता है कि आज ही निकाल लाऊंगा। मिल्की वहाँ पर होगा, यानी मिल्की वहाँ पर होगा, वह ताला वाला खोल देगा। मिल्की वही वहीं पर है। मैं सुबह उस तरफ चक्कर लगा आया हूँ, उसे खबरदार करता आया हूँ। खाना वाना कहाँ खाता? यानी मिल्की जो है खाना वाना कहाँ खाता? सारा घर उसके पास है, वही रसोई में खाना बना लेता लेता होगा। और वही रघुनाथ बोला, यानी मिल्की जो है इसका रघुनाथ है, इसका नौकर है। रसद तो इतनी ही है, 6 महीने तक खाए तो खत्म नहीं होगा। यानी घर में इतना सामान है कि 6 महीने तक मिलके यदि खाना खाए तो भी खत्म नहीं होगा। रघुनाथ की पत्नी ने कहा, फिर शाहनवाज की ओर देखकर बोली, फिर लाओ चाबी, यानी फिर लाओ चाबियाँ। शाहनवाज फिर भावुक हो उठा, उसे फिर गर्व का भास हुआ। हजारों के जेवर की चाबियाँ भाभी मेरे मेरे हाथ में दे रही। यानी शाहनवाज जो है गर्व से गर्वित हुआ और खुश हुआ और कहता है कि हज़ारों रुपए के जेवर है और उसकी चाबियाँ भाभी जो है मेरे हाथ पर दे रही है। यानी कितना विश्वास है, और मुझे अपना समझती है तभी तो, यानी मुझे अपना समझती है तभी तो इतनी कीमती जेवरों की चाबियाँ मुझे दे रही है। भाभी चाबियाँ कनखती ले आई, और जो मैं तुम्हारा जेवर हज़्म हज़्म कर लाऊँ तो भाभी। यानी वो कहता है कि शाहनवाज, तुम्हारे जेवर यदि मैं हड़प कर दूँ, तुमसे जेवर अच्छा है खान जी, तुम इसे फेंक भी आओ तो भी नहीं करूँगी। मैं कहूँगी तुम्हारी वाला, यानी मैं करूँगी तुम्हारी वाला, कुछ नहीं कहूँगी। और फिर गुच्छे में से चुन चुन कर चाबियाँ दिखाने और समझाने लगी। थोड़ी देर बाद शाहनवाज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त बाहर आए और चुपचाप चलते हुए मोटार तक गए। यानी दोनों दोस्त मोटार तक गए। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ शाहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। यानी रघुनाथ कहता है कि किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ, किस मुंह से मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अपने आप ही जैसे कृतज्ञता के शब्द निकल आए। ओ चुप ओए करार, शाहनवाज ने कहा। यानी शाहनवाज कहता है कि चुप हो जा, घर जाकर बैठ, टट्टी कर, उसने कहा और मोटार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। रघुनाथ ठिठक खड़ा रहा। जाना जा इधर, मेरा मगज क्यों चाट रहा है? यानी जाना जा इधर क्यों देख रहा है, शाहनवाज कहता है। रघुनाथ फिर भी खड़ा रहा। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जा न जा अब जा न जा आप जा, मेरा हाथ गंदा नहीं कर। यानी वो शाहनवाज कहता है कि जा मेरा हाथ गंदा मत कर, यानी मजाकिया शोर में, जा किसी वाकिफ से बात कर। जा क्यों खड़ा खड़ा मगज चाट रहा है, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। और शाहनवाज ने मोटर चला दी, मोटर पर चढ़ गया। दोपहर ढल चुकी थी, यानी ये दूसरा खंड है। दोपहर ढल चुकी थी। जब जेवरों का डिब्बा लेने शाहनवाज रघुनाथ के पुश्तैनी घर पहुंचा। यानी पुश्तैनी घर पहुंचा, पुरखों के घर पर पहुंचा शाहनवाज जेवरों का डब्बा लेने। मिल्की ने दरवाज़ा देर से खोला। कौन है जी? यानी मिल्की ने दरवाज़ा देर से खोला और कहा कि कौन है? खोलो दरवाज़ा, मैं शाहनवाज हूँ। यानी शाहनवाज कहते हैं खोलो दरवाज़ा, मैं शाह कौन जी? खोलो खोलो, मैं शाहनवाज हूँ। जी आया जी, अंदर से ताला ताला लगा है जी, अभी लाता हूँ जी। चाबी अंगीठी पर रखी है। यानी ये मिल्की कहता है। सड़क के पार फिरोज खालवाले का गोदाम था। यानी सड़क पर किसका गोदाम था? फिरोज खालवाले का गोदाम था। फिरोज अपने गोदाम के चबूतरे पर खड़ा खालों की दो गांठों को ठिकाने लगा रहा था। शाहनवाज ने उस ओर देखा, वह भूत की तरह खड़ा शाहनवाज की ओर देख रहा था। आ, फिरोज और शाहनवाज ने मुंह फेर लिया, पर उसे लगा जैसे अभी भी फिरोज उसकी ओर नफरत से देख रहा है।
देखे जा रहा है। आज भी हिंदुओं के घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हो खटखटा रहे हो, यानो वह मन ही मन कह रहा था, यानी फिरोज मन ही मन कर रहा था, आज भी तुम हिंदुओं के घरों का दरवाज़ा खटखटा रहे हो। एक तांगा पास से गुजरा। शाहनवाज ने घूर कर देखा। चौधरी मौलादाद अपनी अनोखी पोशाक पहने, विलजिस और गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल, खुले तांगे पर मुसलमानी इलाके की गश्त पर खड़ा रहा था। शाहनवाज को दोपहर दो देखकर हंस दिया। कौन? मौलादाद हंस दिया। इलाके की गश्त पर खड़ा था। शाहनवाज को देखकर हंस दिया और ज़रूरत से रास्ता ऊंचा उठाकर सलाम करके बैल अल एलकम कहा, यानी वो प्रिंट में थोड़ा कुछ शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाहनवाज को झेप हुई, यानी शाहनवाज झेप गया। नौकर पर सदृष्ट की वह क्यों दरवाज़ा खोलने में देर लगाई, यानी वो नौकर जो है दरवाज़ा खोलने में क्यों देर लगा रहा है मिल्की। अंदर ताला खुलने की आवाज़ आई। फिर मिल्की ने धीरे से दरवाज़ा का पल्ला थोड़ा सा सरकाया और शाहनवाज से देखकर बत्ती सी निरोपने लगा। शाहनवाज ने पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर कर दो दरवाज़ा, यानी अंदर दरवाज़ा लगा लो। जी खान जी। घर का अंधेरा बरामदा लांघते हुए उसे उसे स्निग्धता का भास हुआ। इस अंधेरे बरामदे में वह बहुत दिन बाद आया था, यानी बहुत दिन बाद आया था। घर की घर घर सुपरिचित महक उसे अच्छी लगी। वर्षों पहले वह जब रघुनाथ के साथ बरामदा लांघ कर अंदर आया करता था तो उसकी छोटी छोटी बेटी मुंह में उंगली दबाए देर तक उसकी ओर ताकती रहती थी। किसकी? रघुनाथ की बेटी। फिर दोनों बाहें उठा उठा लेती थी। मुझे गोद में उठा लो। हर बार वह आता तो वह भागती हुई बरामदे में सीढ़ी पर आ जाती थी और दोनों बाहें उठाकर हंसने लगती थी। इसी बरामदे को लांघते समय घर की जवान औरतें दरवाजे की ओर से अंदर भाग जाया करती थी। यह भी वर्षों पहले की बात थी, जब रघुनाथ शुरू शुरू में उसे अपने घर लाने को था, यानी शुरू शुरू में घर आते थे तब। उन हस्ती औरतों में से किसी की नज़र शाहनवाज पर पड़ जाती तो वह भागना छोड़कर रुक जाती। हाय हाय आप है। मैंने सोचा न जाने, यानी वो हाय आप है कहती है और मैंने सोचा कोई और है। शाहनवाज का दिल भर आया। इस घर में उसने रघुनाथ और उसके परिवार के साथ बड़ी अच्छी शामें बिताई थी, यानी बड़े अच्छे समय बिताया था। यहाँ आते ही रघुनाथ ने छोटे भाई की बहू उसके लिए अंडों का ऑमलेट बना दिया, यानी रघुनाथ के घर आने के बाद कौन जो है वह शाहनवाज के लिए अंडों का ऑमलेट बनाता था, तो रघुनाथ के छोटे भाई की पत्नी बनाने चली जाती थी। घर के सभी लोग जानते थे शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद है, यानी शाहनवाज को क्या खाना पसंद था, तो अंडों का ऑमलेट खाना पसंद था। और धीरे धीरे घर के सभी लोग आंगन में आकर बैठ जाते। खान जी, घर के सब लोग सुख से है न जी। मिल्की ने हाथ जोड़कर कहा, यानी मिल्की कहता है कि इस घर के सब लोग अच्छे हैं ना, ऐसा वो पूछता है। तभी शाहनवाज का ध्यान मिल्की की ओर गया। मिल्की हाथ जोड़ खिटकाया सा सामने खड़ा था, यानी हाथ जोड़कर खड़ा था। मिल्की की गंदली आंखें और बातें करने का गिड़गिड़ाहट भरा ढंग और पिचका हुआ शरीर उसे कभी भी पसंद नहीं आया आया था। इस वक्त भी मिल्की की आंखें गंदली थी। कभी कभी घर के सभी लोग मिलकर मिल्की से मजाक करते थे तो वह शर्माकर बाहों से अपना मुंह ढक लेता। बिल्कुल औरतों की तरह सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। तब वह लेता। बिल्कुल औरतों की तरह तो सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। तब वह शाहनवाज को बुरा नहीं लगता था, पर आमतौर पर वह उसे लसलसी छिपकली सा लगा करता था। न जाने मिल्की कहाँ से आया था। पंजाबी था, यानी मिल्की जो था वह पंजाबी था। कहाँ से आया था, घर परिवार का कुछ पता नहीं था। न गढ़वाली आपने घिसे पीटे छोटे छोटे दांतों के बीच से किसी खिचड़ी भाषा के शब्द पीस पीस कर निकालता था, यानी मिल्की जो था वह पंजाबी था, याद रखिए।
आंगन के ऐन बीचों बीच 3 ईंटें रखकर मिल्की ने अपना चूल्हा बना रखा था। यानी आंगन के बीचों बीच 3 ईंटें रखकर मिल्की ने अपना चूल्हा बना रखा था खाना बनाने के लिए। उसकी राख आंगन में जगह जगह बिखरी थी, पर इससे भी ज़्यादा बीड़ियों के टुकड़े जगह जगह थे। यानी मिल्की बीड़ी पीता था। तू रसोई घर के अंदर अपनी हड्डी क्यों नहीं पकाता? शाहनवाज ने पूछा। मिल्की सिर टेढ़ा करके मुस्कुरा दिया। यानी वह शाहनवाज पूछता है कि तुमने आंगन में खाना बनाया, तो रसोई घर में क्यों नहीं बनाता? इतना कहकर वह मुस्कुरा देता है मिल्की। अकेला हूँ साहिब, साहिब जी, यहीं पर अपनी दाल चढ़ा लेता हूँ। रसद काफ़ी है न, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? यानी मिल्की को वह शाहनवाज पूछते हैं कि रसद काफ़ी है न? वह मिल्की कहता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए यहीं पर दाल चढ़ा लेता हूँ। और फिर शाहनवाज पूछता है कि रिसद यानी जो घर का जो सामान है वह अच्छा खासा है ना? क्या कुछ ज़रूरत तो नहीं ना? बहुत है खान जी। साथ वाला नान बाई है, न वह भी रोज़ पूछ लेता है। आप ही उसे बोलकर गए थे। यानी वह साथ वाला जो पास वाला नान भाई है वह भी हर रोज़ हालचाल पूछ लेता है। आप भी उसको कहकर गए थे। कौन सा नान भाई? यानी कहता है कि कौन सा नान भाई? साहिब जो नाली के पार बैठता है वह मुझे बीड़ी के पैकेट भी फेंक देता है। यानी जो नाली के उस पार बैठता है। और मिल्की को बीड़ी के पैकेट कौन फेंकता है? तो नान भाई फेंकता है, याद रखिए। बहुत भला आदमी है। और मिल्की खी खी करके हंस दिया। आंगन के अंदर से एन रसोई घर की बगल में से सीढ़ियाँ ऊपर को चली चली गई थी। शाहनवाज ने सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आंगन में देखा। बड़े कमरे का दरवाज़ा जो आंगन में खुलता था, यानी बड़े कमरे का दरवाज़ा आंगन में खुलता था, बंद पड़ा था। कमरे के अंदर क्या है वह एक एक चीज़ को जानता था। यानी कमरे के अंदर क्या है वो एक एक चीज़ को जानता था। अंगीठी पर रघुनाथ की माँ का चित्र रखा है। कमरे में 2 खाटें और एक ऊंचा पलंग बिछे है। बंद दरवाजे को देखते हुए उसे बड़ा सुना सुना सा लगा। बंद दरवाजे के बाहर दहलीज के साथ मिल्की की चीलम उल्टी पड़ी थी। पास में मैला सा कपड़ा चितड़ा पड़ा था। तू यहाँ बैठा क्या करता रहता है? फर्श भी नहीं बुहरता? यानी वह कहती कि तू यहाँ बैठता क्या करता है? फर्श भी नहीं पोंछता। अ, आप आप क्या बुहराना साहिब जी, आप तो वे चले गए। मिल्की ने बत्ती सी निरोपते हुए कहा, यानी हंसते हुए। शाहनवाज को लगता कि जब ये बातें करते हैं तो जैसे गुंबद में से आवाज़ आती है, और जब ये बोल चुकते हैं तो फिर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। असवाब वाली कोठरी बीच वाली छत पर है न जी? जी, इधर सीढ़ियों के सामने यहाँ बड़े ट्रक रखे हैं। और मिल्की शाहनवाज के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। चाबी के गुच्छे में गुच्छ में चाबी के गुच्छे में कुछ नहीं तो 15 चाबियाँ होगी। यानी चाबी के गुच्छे में कितनी चाबियाँ होगी? 15 चाबियाँ होगी, याद रखिए। कुछ एक छोटी-छोटी पीतल की चाबियाँ भी भाभी ने पहले बड़े ताले की चाबी अलग करके दिखाई थी। फिर अलमारी के ताले की छोटी-सी पीतल की चाबी दिखाई थी। यह चाबी है खान जी, भूलना नहीं। यानी पीतल की चाबी, याद रखिए। पर शाहनवाज को चाबी ढूँढने में दिक्कत हो रही थी। इस बड़े ताले की कौन-सी चाबी है? तुझे मालूम? यानी शाहनवाज मिल्की से पूछता है कि इस बड़े ताले की कौन-सी चाबी है? हाँ साहिब जी, मैं बताऊँगा। यानी मिल्की जी कहता है कि हाँ साहिब जी, पता है, मैं बताऊँगा। और मिल्की चाबियों के गुच्छे पर झुककर यूं ढूंढने लगा जैसे कोई मुनीम वहीं पर झुककर आंकड़े पढ़ता है। दे अ, ले देकर मिल्की शाहनवाज की कोहनी से कुछ ऊपर तक आता था। शाहनवाज को पगड़ी के नीचे से मिल्की की चुटिया झांकती हुई नजर आई। कान के ऐन ऊपर कान खजूरी की तरह निकली हुई थी। शाहनवाज की झुरझुरी सी हुई। मिल्की ने ताला खोल दिया। कोठरी के अंदर घुटन थी और अंधेरा था। मिल्की ने आगे बढ़कर कोठरी की एक खिड़की खोल दी जो घर के किवाड़े की ओर खुलती थी, यानी प्रकाश आने के लिए थी, और जहाँ से एक मस्जिद का पूरा आंगन नजर आता था। खिड़की खुल जाने से कोठरी के अंदर रखी सभी चीज़ें साफ नजर आने लगी। कोठरी में घुटन थी, पर उससे अधिक औरतों के
कपड़ों की महक थी, यानी कोठरी में घुटन थी, लेकिन जो महिलाओं के कपड़े थे स्त्रियों के, उसकी महक थी। तीनों भाइयों की बीबियाँ, यानी तीनों यानी रघुनाथ कितने भाई थे, तो रघुनाथ को पकड़कर 3 भाई थे और तीनों भाई की बीबियाँ लगता था घर छोड़ने से पहले जैसे तैसे अपने कपड़े लपेटकर कोठरी में ट्रकों के ऊपर फेंके गई थी। कोठरी से संदूकों और ट्रकों से ठसाठस भरी थी। ट्रकों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उस अलमारी तक जा पहुंचा जिसमें जेवरों का डिब्बा रखा था। तभी उसकी नज़र खुली खिड़की से मस्जिद के आंगन में पड़ी, यानी वह तभी जो है उसकी नज़र उस जेवर के डब्बे के पास गया था और तभी जो है उसकी नज़र जो मस्जिद के आंगन की तरफ पड़ी। वज़ू करने के ताल के पास बहुत से आदमी बैठे थे, यानी वज़ू यानी जो नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव धोते हैं उसको वज़ू कहते हैं, याद रखिए। यह ईदगाह कहानी में भी वज़ू शब्द आया है। लगता था उसके बीच किसी आदमी की लाश रखी, यानी उसी बीच किसी आदमी की लाश रखी है। उसकी आंखों के सामने उन जनाते का दृश्य, यानी जनाता दिखने लगा गया जब मोटार में वह रघुनाथ के घर की ओर जा रहा था। देर तक शाहनबाज खिड़की में से मस्जिद की ओर आगे लगा, यानी देर तक वह मस्जिद की ओर देखने लगा। डिब्बा निकालने में देर नहीं लगी। नीली नीली मखमल से ढका डिब्बा जो घर की किसी स्त्री का श्रृंगार बक्सा था, उसे बड़ी एहतियात से निकाल लिया और अलमारी को ताला लगा दिया। बाहर आने पर दोनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। मिल्की के हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वह आगे आगे उतर रहा था। डिब्बे को दोनों हाथों में उठाए शाहनवाज पीछे पीछे चला आ रहा था। जब सहसा उसके अंदर अंदर भभूका सा उठा। न जाने ऐसा क्या हुआ, मिल्की की चुटिया पर नजर जाने के कारण मस्जिद के आंगन में लोगों की भीड़ को देखकर, या इस कारण कि जो कुछ वहाँ पिछले 3 दिन से देखता, यानी कि क्या कारण था कि ऐसा वह ये हो गया, वह विष की तरह उसके अंदर घुलता रहा था। शाहनवाज ने सहसा ही बढ़कर मिल्की की पीठ में जोर से लात लात जमाई। मिल्की लुढ़कता हुआ गिरा और सीढ़ियों के मोड़ पर सीधा दीवार के साथ टकराया। जब वह नीचे गिरा तो उसका माथा फूटा हुआ था और पीठ टूट चुकी थी, क्योंकि जहाँ गिरा वहाँ से उठ नहीं पाया, यानी वह शाहनवाज ने उसकी पीठ पर लात मारी और दीवार से जा गिरा और उसका जो है पीठ टूट चुकी थी, सिर फूट चुका था। शाहनवाज उसके पास से निकल कर आया तो मिल्की का सिर नीचे की ओर लटक रहा था, यानी मिल्की का सिर नीचे की ओर लटक रहा था और टांगे आधी 2 सीढ़ियों से लटक रही थी। शाहनवाज का गुस्सा, जिसका कारण वह सोई नहीं जानता था, यानी शाहनवाज को किस बात का गुस्सा आया था यह खुद शाहनवाज नहीं जानता था। बराबर बढ़ता जा रहा था। पास से गुजरते हुए उसका मन हुआ पैर उठाकर उसके मुंह से मार दे, यानी पैर उठाकर मारे। कीड़े की कुचल दे, पर सीढ़ियों के मोड़ पर उसे अपना संतुलन खो देने का डर था शाहनवाज को। नीचे आंगन में पहुंचकर उसने एक बार मिल्की की ओर देखा। मिल्की की आंखें खुली थी, यानी मिल्की की आंखें खुली थी और शाहनवाज के चेहरे पर ऐसे लगी थी मानो बात उसकी समझ में नहीं आ रही हो कि उसकी किस भूल से खपा होकर खानजी ने उसे मारा था, यानी किस बात से खानजी ने मारा था, किस गलती के कारण, यह मिल्की को भी समझ में नहीं आ रहा था। मिल्की के मुंह से गिरते समय घुटना सा शब्द निकला था, पर अब मिल्की चुप था। या तो वह भय से ही दम तोड़ गया था, यानी दम तोड़ गया था, मिल्की मर गया था, या बेहोश पड़ा था, या फिर गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शाहनवाज ने उसे वही छोड़ा, यानी शाहनवाज ने उसे वही छोड़ा। जेवरों का डिब्बा बगल में दबाकर बाहर निकल आया और बड़ा ताला जो पहले मिल्की ने घर के अंदर लगा रखा था उसे घर के बाहर लगा दिया, यानी घर के अंदर जो ताला लगा था बड़ा था वो घर से अंदर लगा दिया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यानी हड्डी टूट गई थी। शाहनवाज ने उसे वही छोड़ा। जेवरों का डिब्बा बगल में दबाकर
बाहर आया। यानी शाहनवाज ने जो जेवर का डब्बा था वह डिब्बा बगल में दबाया और बड़ा ताला मिल्की ने जो घर के अंदर लगा था वह ताला बाहर लगाया। उसी रात भाभी के हाथ में जेवरों का डिब्बा देते हुए शाहनवाज विचलित नहीं हुआ। यानी शाहनवाज ने डिब्बा देते हुए विचलित नहीं हुआ। डिब्बा हाथ हाथ में लेते समय भाभी की आंखें डबडबा आई। यानी भाभी की आंखें डबडबा आई थी। भाभी का रोम रोम कृतज्ञता से भर उठा था। यानी आभार मानने के लिए रघुनाथ अंदर ही अंदर उसके चरित्र चरित्र उसके ऊंचे विचारों की प्रशंसा कर रहा था, जिसके कारण आज के ज़माने में अब चारों ओर आग की लपेटें उठी रही थी। एक मुसलमान दोस्त उसके प्रति कितना निष्ठावान था ये रघुनाथ सोच रहा था और भावुक उसका मन हो रहा था। पर एक एक बुरी खबर थी। खु- यानी पर एक बुरी खबर भी लाया हूँ भाभी। यानी वो कहता है कि एक बुरी खबर भी लाया हूँ भाभी। क्यों, क्या चोरी हो गई है? यानी क्यों, क्या चोरी हो गई है, ऐसा वह कहती है रघुनाथ की पत्नी। नहीं, मिल्की सीढ़ियों पर से बुरी तरह गिरा गिरा है और शायद उसकी कोई हड्डी टूट गई हो। पहले सोचा कि डॉक्टर वॉक्टर को बुलाऊं, पर आजकल डॉक्टर मिलते कहाँ हैं, कल उसका कोई इंतज़ाम करूँगा। यानी वह कहता है कि मिल्की जो है, मिल्की को लात इसने मारी, इसने गिराया, और कहता है कि मिल्की सीढ़ियों से गिर गया, लगता है उसकी हड्डी टूट गई है, डॉक्टर का इंतज़ाम कल करूँगा, आज नहीं। वो बेचारा, कहो तो उसे यहाँ यहाँ डाल जाऊँ, यानी कहूँ तो यहाँ लाऊं, वहाँ अकेला कहाँ पड़ा रहेगा, मैं अपना कोई आदमी रखवाली के लिए छोड़ आऊँगा, वह कह रहा है शाहनवाज। पर भाभी और रघुनाथ दोनों ही इस सुझाव पर हिचकिचाए। वे स्वयं नए इलाके में अभी अजनबी थे। यानी वह रघुनाथ और रघुनाथ की पत्नी सोचते कि हम भी नहीं, और उसको कहाँ लेकर आए आए उनसे एक एक मरीज की देखभाल कहाँ होगी। अगर शाहनवाज के लिए डॉक्टर ढूंढना कठिन हो रहा है तो उसके लिए कहाँ संभव होगा। यानी शाहनवाज के लिए डॉक्टर ढूंढना कठिन है तो ये रघुनाथ के लिए कहाँ आसान होगा। मैं इंतज़ाम कर दूंगा। शाहनवाज ने सिर हिलाकर कहा, कोई न कोई इंतज़ाम हो जाएगा। यानी कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा, ऐसी मुश्किल भी क्या है। भाभी इस बात पर भी शाहनवाज की कृतज्ञता थी और उसके ऊंचे 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 प्रशस्त ललाट दमकते चेहरे को देख कर उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुण्य आत्मा के दर्शन कर रही है। किसके? शाहनवाज, रघुनाथ की पत्नी को लग रहा था। अभी यहाँ से 11 खंड प्रारंभ होता है। हमने 10, 9 और 10 देखे हैं, तो 11 खंड प्रारंभ होता है। इसका कुछ अंश देखेंगे। देवदत्त नहा धोकर हाथ मलता हुआ अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। जब कभी वह हाथ मलता हो या दाएं हाथ हाथ से मुंह और नाक सहलाता हुआ फिर से दोनों हाथ मलने लगे तो समझ लो देवदत्त अपनी कार्य सूची तैयार कर रहा है। यानी देवदत्त हाथ मलता हुआ या अपनी मूछ ये करता हुआ दाएं हाथ से मुंह नाक सहलाता हुआ आता है तो कोई ना कोई योजना बना रहा है। देवव्रत के दिमाग में डायरी थी। यानी देवव्रत के किसके दिमाग में डायरी थी? तो देवव्रत के। वह हाथ मलता, नाक सहलाता डायरी में एक के बाद एक काम टाँक रहा था। रत्ते वाले साथी से रिपोर्ट नहीं नहीं आ पाएगी, रत्ते में गड़बड़ है, किसी साथी को वहाँ भेजना होगा। शहर में दंगों को रोकने के लिए एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों की इकट्ठा करना होगा। हयात बख्श और बख्शी को आपस में मिलाना होगा। कल भी देवदत्त जैसे तैसे बहुत से लोगों के घर बारी बारी से गया था। राजा राम ने उसे देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया था। यानी देवदत्त को देखकर किसने दरवाज़ा बंद कर दिया किया था? तो राजा राम ने। अ, रामनाथ तुनकर बोला था, कम्युनिस्टों को बुरा भला कहता कहता रहा था, पर हयात बख्श मिलने के लिए तैयार हो गया था। हयात बख्श की आंखें लाल लाल हो गई थी। वह नारे लगाने का लगा था। अ, लेके रहेंगे पाकिस्तान। यानी हयात बख्श नारा लगाता था, कौन सा? लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उनके देवदत्त को बात करने का मौका नहीं दिया था। आज उनके पास फिर जाना होगा। देवदत्त ने फिर हाथ मले, नाक सहलाया। बख्शी जी को हयात बख्श के पास भेजो। अटल को साथ लेकर बख्शी जी के पास जाओ और अमित को लेकर हयात बख्श के पास। फिर तजवीज़ रद्द कर दी, लीडरों को छोड़ो। 10-10 आदमी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू सभा के मिल बैठे। उसने सिर हिलाया। पार्टी ऑफिस में जाकर साथियों के साथ इसे अमली
जामा पहनाया होगा। एक और मसला सामने उतरा। मजदूरों के इलाकों में गड़बड़ हो रही है, यानी मजदूरों के इलाकों में गड़बड़ हो रही है। के लिए एक साथी काफ़ी नहीं है। रत्ता मुसलमानी इलाका है, यानी रत्ता जो है वह मुसलमानी इलाका है। वहाँ साथी जगदीश को भेज गया है। अकेला जगदीश काफ़ी नहीं है। गाँवों में फ़ौरन दो तीन साथी भेजे जाने चाहिए। एक गांव में दूसरे गांव का दौरा करे। साथियों की भी कमी है, मगर जहां तक बन पड़े बन पड़े दंगों को रोकने का काम करना होगा। उसने फिर नाक पर हाथ फेरा, कलाई पर बंदी घड़ी देखी। कमियों इन 10 बजे थे, यानी 10 बज रहे थे, जिससे साथी अपने अपने इलाके की रिपोर्ट देंगे। अब देवदत्त चुपचाप अंदर जाकर चुपके से बरामदे से साइकिल निकालने लगा। कौन है देवदत्त, यानी देवदत्त कहता है कि कौन है। देवदत्त साइकिल को छोड़ दिया और कमरे के अंदर चला गया। फिर कहीं जा रहे हो? खाट पर बैठा अधेड़ उम्र का स्थूलकाय बाप बोला, यानी देवदत्त का पिता बोला। मगना चाहते हो तो पहले अपने घर वालों को मार कर जाओ, यानी तुम मरना चाहते हो तो पहले अपने घर वालों को मारकर फिर जाओ। ये देवदत्त का पिता देवदत्त से बोलता है। देखते नहीं शहर की क्या हालत हो रही है। देवदत्त दहलीज पर चुपचाप खड़ा हाथ मलता और नाक सहलाता रहा। माँ रसोई में से दुपट्टे के साथ हाथ पोंछती अंदर आई। मुझे क्या मिलता है हम लोगों को तड़पाने में। देखते नहीं कैसे रात कटती है। उधर से आग उधर तुम रात भर गायब रहे। देवदत्त हाथ रगड़कर बोला, पीछे से मरी रोड तक और आगे से कंपनी बाग तक सारा इलाका हिंदुओं का। यानी पीछे से यानी देवदत्त के घर से पीछे की मरी से रोड तक, यानी पीछे के मरी से रोड तक या आगे कंपनी की बाग तक, जो सारा इलाका जो है हिंदू का है। चारों तरफ खाते पीते हिंदू लोग रहते हैं। आप लोगों को कोई खतरा नहीं। तुझे इल्हाम हो गया है कि हमें कोई खतरा नहीं। आप गुर्रा कर बोला, यानी बाप पिता जो है गुर्रा कर बोलता है देवदत्त का, क्या तुझे पक्का भरोसा है कि हमें कुछ नहीं होगा? इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं, यानी इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं। इस मोहल्ले के युवक संभा वाले 3 कत्ल कर चुके हैं, यानी इस गली के युवक जो है 3 कत्ल कर चुके हैं। और घरों में 10 घरों में बंदूक है। वो उल्लू के पट्टे, अपने खतरे के बारे में कौन सोच रहा है? हम तो तेरे खतरे के बारे में सोच रहे हैं। ये पिता कहता है कि ये उल्लू के पट्टे, मैं मेरे खतरे के बारे में नहीं, तुम्हारे खतरे के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे खतरे की कोई बात नहीं। और देवदत्त फिर लौटकर बरामदे में आ गया और साइकिल निकालने लगा। माँ ने दुपट्टा गले में डाल लिया और उसका रास्ता रोकने लगी। सारी रात मैंने तड़प तड़प कर बिताई है। देखता नहीं कौन सा वक्त ऊपर आया है। मसला टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। देवदत्त ने फिर नाक सहलाया, हाथ मले और माँ के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, मैं जल्दी लौट आऊँगा। तू चिंता मत कर। मुझे चकराता है। कल भी कह के गया था लौट आऊँगा। मेरे जिस्म को हाथ लगा के कह दिन ढलने से पहले लौट आएगा। यानी माँ कहती कि मेरे जिस्म को, मेरे शरीर को हाथ लगाकर कहे कि मैं जल्दी लौट आऊँगा। मुझे चकराता है। लौट आऊँगा। कम से कस्में नहीं खाता, यानी लौट आऊँगा, मैं कस्में नहीं खाता। और वह साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। अंदर से पिता की आवाज़ आई, यह हरामी नहीं मानेगा। यानी अंदर से पिता की आवाज़ आई। देवदत्त को कहता है कि यह हरामी नहीं मानेगा। क्यों सिर खपा रही है? यह हमें जलील करके रहेगा। सुअर का बच्चा माँ बाप का ख्याल नहीं फिसाद बंद करने जा रहा है। हरामी कहीं का। देवदत्त साइकिल लेकर घर के बाहर जा चुका था। अंदर से आवाज़ बराबर ऊंची हो, यानी अंदर से पिता की आवाज़ ऊंची हो जा रही थी। सभी गालियाँ देते हैं न, काम न धाम, 2-2 पैसे के पौड़ियों, मजदूरों, कुलियों को इकट्ठा करता है। यानी काम न धाम सभी को इकट्ठा करने का काम करता है। उन्हें लेक्चर झाड़ता फिरता है। हरामी मुंह पर दाढ़ी नहीं उतनी लीडर बन गया। यानी मुंह पर दाढ़ी नहीं और लीडर बनता है सुअर का बच्चा। वो पिता कहता है। देवदत्त
चौक तक पहुंचा था। देवदत्त चौक तक गया था। स्थिति में पहले से कहीं अधिक उग्रता आ गई थी। सड़कों की सड़कें सूनी पड़ी थी। न कोई दुकान खुली थी, न कहीं टांगा मोटार चल रही थी। अगर किसी दुकान की किवाड़ खुले तो समझ लो लूट ली गई, यानी कि कोई दुकान की किवाड़ खुल गई दिखी तो समझ लो वो किसी ने लूट ली गई है। अगर लाठियाँ लिए कुछ लोग खड़े हैं तो समझ लो उन्हीं के संप्रदाय के लोगों का वह मोहल्ला है, और जहाँ वे खड़े हैं वहाँ से दूसरे संप्रदाय के लोगों का मोहल्ला शुरू हो जाता है। पर सभी मोहल्ले यूं बटे हुए हुए नहीं थे। सड़क के किनारे किनारे के पक्के 2 मंजिला मकान हिंदुओं के पीछे गलियों में कच्चे मकान मुसलमानों या देवदत्त की शब्दावली में सड़कों पर खुलने वाले मकान मध्य वर्ग के, गलियों में खुलने वाले मकान निम्न वर्ग के थे। देवदत्त चौक के बाएं हाथ से किसी से आवाज लगाई। साइकिल पर बैठे बैठे जमीन पर पैर रखकर देवदत्त रुक गया। आगे मत जाओ, एक आदमी मरा पड़ा है। यानी देवदत्त को कोई आवाज़ देकर कहता है कि आगे मत जाओ, कोई आदमी जो है मरा पड़ा हुआ है। हाथ में लाठी उठाए उठाए ठीकने कद का एक आदमी सड़क पर आ गया। कहाँ कहाँ पार, यानी कहाँ पार? चौक के पार ढलान पर। कौन है? मुसलमान है। और कौन है? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? देवदत्त से पूछ रहा है। मैं अपने काम से पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। एक हिंदू उस तरफ कब्रिस्तान में मरा, यानी कि हिंदू कब्रिस्तान में मरा पड़ा है, कहते हुए ठीनगे कद के आदमी ने झुंझलाकर कहा। तुम बड़ा मुसलमानों के हक में बोलते थे। अब उनसे जाकर कहीं हमारी लाश लाश दे जाए और अपनी उठा ले जाए। यानी वो कहता है कि वो ठीकना हिंदू कि तुम बड़े मुसलमानों का पक्ष लेकर बात करते थे, तुम जाकर कहो कि तुम्हारे हमारी लाश लेकर आए और तुम्हारी लाश लेकर जाए। दाएं हाथ ऊपर ऊपर छज्जे से आवाज़ आई, मत जाओ, वे लोग मार डालेंगे। यह मुसलमानों की बगल में घुसा रहता है, इसे कोई नहीं मारेगा। यानी वो आदमी कहता है कि मुसलमानों के बगल में घुसा रहता है, इसको कोई नहीं मारेगा है तो हिंदू। हिंदू छज्जे पर से आवाज़ आई। जो लोग पहले छिप लुक कर काम करते थे वे अब बेधड़क बाहर आ गए थे। उनसे जाकर कह दो हमारा एक मरेगा, हम उनसे 3 मारेंगे। यानी वो ठीकना हिंदू है, वो कहता है कि देवदत्त को कि तुम जाकर मुसलमान को कहो कि तुम हमारा एक मारोगे, हम तुम्हारे 3 मारेंगे। आदमी शायद मरा नहीं था, सिसक रहा था। यानी आदमी वो मरा नहीं था, सिसक रहा था। ढलान पर उसका शरीर थोड़ा नीचे खिसक आया था। उसके दाढ़ी थी, यानी उसकी दाढ़ी थी, पहले खिचड़ी रही थी। पहले खिचड़ी रही होगी, अब खून के रंग रंग की थी। यानी पहली जो है खिचड़ी रंग की दाढ़ी थी, यानी आप खून के रंग की दाढ़ी होगी। खाकी कोट पर एक जिस्त के बटन थे, जिससे सबसे सस्ते सस्ते जो 1 पैसे के 8 आते थे। यानी 1 पैसे के बटन 8 आते। जूते के फीते खुले थे, मानो अगले जहान जाने से पहले खुद को खोल दिए हो। कोई कश्मीरी जान पड़ता था। देवदत्त ने मुड़कर सड़क की ओर देखा। सड़क के नाके पर एक टोली खड़ी थी और उसे घूरी जा रही थी। दूसरी बार लाश को देखने पर उसने पहचान लिया, यह कश्मीरी हत्ती हत्ती है जो फतेह चंद के टाल पर काम करता था। यानी फतेह चंद के टाल पर काम कौन करता था? कश्मीरी हत्ती है, और वो फतेह चंद के स्टॉल पर काम करता था। कोयला और लकड़ियाँ घर घर पहुँचाने वाला फतेह चंद का टाल कुछ ही दूर पर था। देवदत्त ने नाक सहलाया और सिर हिला दिया। यह वक्त इस आदमी को बचाने की कोशिश करने का या लाश ठिकाने लगाने का नहीं, या न ही हिंदू की लाश के दर्शन करने का था। यह वक्त पार्टी ऑफिस में पहुंचने का था। पार्टी ऑफिस में झंडे ही झंडे थे। आदमी ले देकर 3 बैठे थे। यानी आदमी 3 ही बैठे थे पार्टी ऑफिस में। कम्यून में कुल 8 आदमी, यानी कम्यून में कुल 8 आदमी थे। 8 आदमियों ने 3 पहले से वहाँ बैठे थे और एक देवदत्त गया था, एक 4 हुए। इस समय 5 ड्यूटी पर थे। पर एक बुरी खबर भी थी कि एक मुसलमान कामरेड का विश्वास टूट चुका था। यानी एक मुसलमान कामरेड का विश्वास जो था टूट गया था। वह कमीन छोड़कर जा रहा था। अपनी बात कहते कहते उसके होंठ काँप जाते थे और गुस्से से आग बबूला हो जाता था। अंग्रेजी की शरारत, इसमें अंग्रेजी सी कहाँ से आ गया? मस्जिद के सामने सूअर फेंकते हैं, मेरी आंखों के सामने 3 गरीब मुसलमानों को काटा है। हटाओ जी सब बकवास। देवदत्त
बौखलाए हुए कामरेड को इतना ही कह पाया, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करो, काम नहीं यानी जल्दबाजी में कोई काम मत करो साथी, हम मध्य वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता, यानी मध्यम वर्ग के हो तो तुम्हें हिंदू मुसलमानों का सवाल जो है परेशान नहीं करेगा। पर साथी ने बुचका उठाया और कमीन छोड़कर निकल गया। साथी का सैद्धांतिक आधार कच्चा था। जज्बात की रो में बहकर रो में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता, यानी जज्बात में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता। जिसके लिए समाज विकास को समझना जरूरी है, यानी कम्युनिस्ट के लिए समाज विकास को समझना जरूरी है। मीटिंग शुरू हुई, शहर की स्थिति पहला पहला आइटम था, यानी मीटिंग शुरू हुई और चर्चा का विषय यह था कि शहर की स्थिति, इसमें इसमें भी मजदूर बस्तियों पर विचार करना सबसे पहले ज़रूरी था। और रास्ते में गड़बड़ थी, यानी रास्ते में गड़बड़ थी, बात गलत है। किसी मजदूर बस्ती में अभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, यानी मजदूर बस्ती में कोई गड़बड़ नहीं है। तनाव पाया जाता है। साथ ही जगदीश मुसलमान मजदूरों की बस्ती में बैठा है, लोग अभी भी उसकी बात सुनते हैं। सिख मजदूरों के वहाँ 20 घर है, यानी सिख मजदूरों के कितने घर है तो 20 घर सिख मजदूरों के हैं। भी वारदात वहाँ पर अभी तक नहीं हुई है, लेकिन साथी जगदीश ने इत्तला दी है कि स्थिति बिगड़ रही है। दो मजदूरों के बीच कल कल गाली गलौज हो गया था, यानी स्थिति बदल गई है और दो मजदूरों के बीच गाली गलौज जैसा झगड़ा हुआ था। बाहर से आने वाली अफवाहें बहुत बुरा असर पैदा कर रही है। फैसला हुआ कि कुर्बान अली को भी रत्ते में भेज दिया जाए, ताकि साथी जगदीश अकेला न रहे। और देवदत्त ने कागज पर फैसला ओक लिया, यानी फैसला कागज पर लिख लिया। दारा गाँव में जा चुके हैं। कोई खबर नहीं नहीं आमदरफ्त बंद हो चुकी है। केवल एक मोटार मोटार गहरे नीले रंग की मोटार गांव-गांव जाती देख रही है, यानी किसकी है, वह इसकी थी, शाहनबाज की। किसकी मोटार थी, क्यों गई कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि वह शाहनवाज की मोटर थी। मीटिंग देर तक चलती रही। तीनों कामरेड देर तक देवदत्त के साथ बैठे विचार करते रहे। कापी पर एक एक आइटम पेंसिल से टिक होता होता गया। फिर अंतिम आइटम सामने आया, यानी सब कुछ चर्चा हुई, फिर अंतिम चर्चा का मुद्दा सामने आया। सभी पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाना, यानी सभी पार्टियों के लीडरों की मीटिंग बुलाना। यह मीटिंग नहीं हो सकेगी, एक साथी बोला। कांग्रेस दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाते, यानी मीटिंग क्यों नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पर ताला लगा हुआ है, बंद है। और मुस्लिम लीग से बात किया जाए तो वह पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। वे हर बात में कहते हैं पहले कांग्रेस वाले कंफ्यूज करे कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, यानी वह कहते हैं कि लीग वाले कि कांग्रेस वाले जो है वह कबूल करे कि कांग्रेस जो है वह हिंदुओं की जमात है, फिर हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तो अपने अपने मोहल्लों से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, मीटिंग किसके साथ करोगे, यानी कोई बाहर ही नहीं निकल रहा तो तुम मीटिंग किसके साथ करोगे। और नाक फैलाते हुए देवदत्त ने फिर बदल लिया। 10-10 नुमाइंदों वाली बात नहीं चलेगी। चुनिंदा लीडरों को ही जैसे तैसे इकट्ठा करो, यानी गिन चुनकर जो मेन है उसको ही इकट्ठा करो। उन्हीं के साथ कुछ लोग आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा, कामरेड दूसरे साथी ने कहा। अगर आएंगे भी तो तू मैं होगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, यानी आएंगे भी वो उनका ही झगड़ा होगा, नतीजा कुछ नहीं होगा। कामरेड उसके मिल बैठने से ही लोगों पर अच्छा असर होगा। फिर हम उसके नाम से शहर में अमन कायम करेंगे, यानी शहर में अमन शांति कायम करेंगे। अपील कर सकते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में उसकी मनादी करवा सकते हैं। इस वक्त क्या है, इस वक्त फिसाद और खुली मार काट नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ इक्का दुक्का आदमी मिलता है उसे काट लिया जाता है। उसे आपस में मिलाना निहायत ज़रूरी है।
कुछ एक और पहलुओं पर विचार किया गया कहाँ पर मीटिंग बुलाई जाए, यानी कहाँ पर मीटिंग हो जाए, मीटिंग का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। फैसला हुआ हयात बख्श के घर पर, यानी कहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए, हयात बख्श के घर पर। मैं बख्शी जी को लाऊंगा। मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचने पर साथी अजीज़ मोहल्ले के 2-3 मुसलमान मान शहरियों को लेकर मिलेगा और हम सब हयात बख्श के घर जाकर बैठेंगे। हयात बख्श के साथ बात कर ली है, यानी हयात बख्श के साथ मिलकर बात कर ली है, अभी जाकर बात करूंगा। कामरेड तुम किस दुनिया दुनिया में रहे हो, यानी कामरेड तुम कहाँ पर है, हयात बख्श के घर पर तुम जाओगे, वहाँ तक तुम्हें पहुँचने कौन कौन देगा, यानी तुम हयात बख्श के घर तक तुम्हें कौन जाने देगा। तुम मेरे साथ चलोगे। देवदत्त ने मुस्कुराकर अजीत से कहा, ये पानी के छींटे कामरेड, इससे यह आग नहीं बुझेगी, यानी पानी की छींटों से कहा आग नहीं बुझेगी। पर मीटिंग के बाद सचमुच देवदत्त और अजीज गलियां लांघते, छिलते, छिपते, लुकते, गालियां खाते, कहीं धमकियां सुनते हयात बख्श के घर जा पहुंचे। और सचमुच उस दोपहर को हयात बख्श के घर मीटिंग भी हुई, और सचमुच हयात बख्श के घर पर मीटिंग हुई। बख्शी जी को देवदत्त लाया। किसी और कांग्रेस से देवदत्त कहता तो वह शायद नहीं आता। देवदत्त को विश्वास था कि बख्शी जी आएगा बख्शी आएगा, क्योंकि वह कुल मिलाकर 16 साल जेल में रह चुका है, यानी बख्शी जी हुए 16 साल जेल में रह चुके हैं, याद रखिए। भले ही उसका जेहन साफ न हो, राजनीतिक गुत्थियां सुलझाने में वह असमर्थ हो, लेकिन वह खुरेजी नहीं चाहता। वह तुन तुन कर पिछले दिनों से सबसे बोल रहा है, क्यों वह बौखलाया हुआ है, अंदर से परेशान है, स्थिति उसके काबू में नहीं है। देवदत्त के साथ आते हुए सारा रास्ता कम्युनिस्टों को गालियां देता रहा, यानी देवदत्त आ रहा है तो सभी लोग कम्युनिस्टों को गाली गलौज कर रहे हैं। पर वह आया था और उसके साथ 2 जवान कांग्रेस और भी आए थे। मीटिंग हुई और तू मैं भी हुई, और आधा घंटा हयात बख्श इस बात पर आड़ा रहा कि बख्शी कबूल करे कि वह हिंदुओं की नुमाइशिंदी नुमा नुमाइश नुमाइशगी करने आए हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। फिर देवदत्त कहा, साहिबान, यह मौका इस बहसों में पड़ने का नहीं है। बाहर लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, सुनते हैं आग गाँवों में फैलने वाली है। इस वक्त हमारा क्या फ़र्ज है। मैं गुजारिश करूँगा कि हम वक्त की नमाज नज़ाकत को समझते हुए इस आग को फैलने से रोके। फिर देवदत्त ने आमिन की अपील पढ़कर सुनाई। बहस फिर से छिड़ गई। यह कांग्रेस और लीग की तरफ से नहीं हो सकती, यानी जो अमन है वह कांग्रेस और लीग की तरफ से नहीं हो सकता, यह हयात बख्श और बख्शी की तरफ से हो सकती है। नहीं, इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए। फिर लोग थक गए और हयात बख्श के कान में उसके बेटे ने कहा कि अपील पर दस्तखत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमन की अपील ही तो है, यानी शांति कायम करने की अपील तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने दस्तखत कर दिए, बख्शी ने भी दस्तखत कर दिए। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इन्हीं नारों के बीच बख्शी जी आबी जूता पहन रहे थे कि खबर आई कि रत्ते में मजदूरों की बस्ती में भी फिसाद हो गया, यानी मजदूरों की बस्ती में भी आग लग गई, फिसाद हो रहा है। और दो सीख बढ़ई मार डाली गई, यानी 2 सीख बढ़ई मार डाली गई है, याद रखिए। पहले तो देवदत्त ने खबर को झूठ कहा, मानने से इनकार कर दिया। वहाँ पर दगा आपने देखा है अपनी आंखों से, कौन खबर लाया है। यह वाक्य तो वह अंत तक दोहराता रहा, पर उसका सिर झुक गया और उसे लगा कि अगर मजदूर आपस में लड़ सकते हैं तो यह विष बहुत गहरा असर कर चुका है, यानी 2 मजदूर आपस में लड़ रहे हैं तो यह जो फिसाद का विष जो है यह बहुत गहरा हो चुका है। तो फिलहाल इस मीटिंग को पानी भर खींची लकीर की ही समझना चाहिए। और तभी देवदत्त ने मन ही मन फैसला किया कि दफ्तर से साइकिल उठाओ और सीधे रत्ता पहुंचो। जैसे भी हो रत्ता पहुंचो। अकेले साथी जगदीश के बस की बात नहीं, यानी अकेले जगदीश संभाल नहीं सकता। मेरे पहुंचने के शायद स्थिति बेहतर हो जाएंगी। मजदूर आपस में न लड़े, यानी मजदूर जो है आपस में लड़ने नहीं चाहिए। पर जब देवदत्त जैसे तैसे दफ्तर में पहुंचा तो उसका बाप वहां पहले से ही मौजूद था, यानी दफ्तर में गया तो दफ्तर में देवदत्त का पिता पहले से पता था, हाथ में छड़ी उठाए हुए और जेब में देवदत्त ने स्थिति का फॉर्म
विश्लेषण किया और बताया कि दंगा रोकने की कोशिश जारी है। और फिर साइकिल निकालने लगा लगा तो उसका बाप फिर बिफर उठा और उल्लू के पट्टे, हरामी कोई मार डालेगा, यानी वो उसको गालियाँ देता है और मार डालेगा, क्योंकि बेटा है तो उसको जाहिर रोकने बात है। देवदत्त ने नाक सहलाया, हाथ मले, स्थिति टेढ़ी टेढ़ी हो रही थी। किसी को बीच में डालना होगा, इन्हें घर तक पहुंचाना होगा, यानी उसके पिता को घर जाना होगा। मुझे रत्ता जाना है, वह बोला। मैं रुक नहीं सकता, पर मैं आपको घर तक पहुंचाने का इंतजाम किए देता हूँ। साथ रामनाथ आपके साथ जाएगा, यानी रामनाथ के साथ अपने पिता को घर भेजता है और वह रत्ता जाता है। उसी दोपहर एक और मौत हुई। जनरल मारा गया, यानी जनरल भी मारा गया और जनरल की मौत हो गई। सनकी तो वह पहले से ही था, यानी सनकी वो पहले से ही था और फिर मारा गया। बगल में छड़ी छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा पड़ा कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर दिल में बलवले ज़रूर उठते थे और कदम ज़रूर उठते थे, और दिमाग में शायद सनक उठती थी, शहर में दंगा हो रहा है, यह क्या कोई अच्छी बात है, और सभी कांग्रेसी गद्दार है जो घर पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी गद्दार है जो घर पर बैठते, ये जनरल कहता था। वह निकला और जगह जगह सड़क के किनारे सभी चबूतरे पर तो कभी दूसरी चबूतरे पर खड़ा होकर लेक्चर देने लगा। कौन? ये अपना देवदत्त। साहिब, मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली है, यानी रावी जो है वह नदी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान थे, और उन्होंने कहा है कि किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली है, याद ली थी। और वह वहाँ रावी के किनारे नाचे थे, यानी रावी के किनारे जनरल भी नाचा था और हम सब ने शपथ ली थी। आज जो लोग घरों में बैठे हैं वे सब गद्दार हैं, यानी जो घरों में बैठे देश की हिफाजत नहीं कर रहे वह सब गद्दार है। एक एक को जानता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये लोग घरों में बैठे क्या कर रहे हैं? ये कौन कहता था? ये जनरल कहता था। इन्हें बुरखों पहनकर बैठना चाहिए, इनको अपने हाथों पर मेहंदी लगानी चाहिए। साहिबान, गांधी जी ने कहा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, यानी गांधी जी ने कहा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपसे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द मर्द और औरतों को सभी से अपील करता हूँ कि आपस में लड़ना बंद कर दे। इससे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। देश की दौलत दौलत इंग्लिस्तान में जाती है। अंग्रेज यहाँ गोरा बंदर हम पर हुक्म चलाता है। यह ऐसा कि ऐसा वाक्य जो है झूठा सच उपन्यास में भी गांधी जी का आया हुआ है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे पर गलियां सड़कें लांघता लांघता वह कमेटी मोहल्ले में जहाँ पहुंचा। कौन? देवदत्त। उधर दिन ढल रहा था। यह आवाज कह रहा था जब कुछ मनचले आकर खड़े हो गए थे। जनरल को कुछ मालूम नहीं था कि वह किस मोहल्ले से कहाँ गया है। साहिबान, मैं आपस में कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है। शहर में फिसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है, और मैं कहता हूँ, यानी डिप्टी कमिश्नर कौन है? रिचर्ड है, और उसकी पत्नी लीजा को बाहों में लेकर बैठा है। और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है, यानी हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि हमें लड़ाता है, यानी गांधी जी कहते थे कि वह जो है वह हमें ही लड़ाता है। कौन? ये अंग्रेजी। अ, कहाँ गए? गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और कहता है कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई है। हमें अंग्रेजी की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। ये कर्नल कहता था। हम एक है, हम भाई भाई है, हम मिलकर रहेंगे। तेरी माँ की आसपास आसपास खड़े लोगों ने एक ने कहा, और लाठी के एक ही भरपूर वार से जनरल की खोपड़ी फोड़ दी। यानी वह एक लेक्चर दे रहा था, भाषण दे रहा था जनरल, तभी किसी ने तेरी माँ की कहा और लाठी सिर पर मारी और खोपड़ी फूट पड़ी। छड़ी कहाँ गई, और कई और फटी हुई मूंगी या पगड़ी कहाँ गई, और फटे हुए चप्पल कहाँ गए, और फिक्रा खत्म किए
किए बिना जहाँ जनरल खड़ा था वही ढेर हो गया, यानी जनरल की मौत हो गई। यहाँ से जो है 12वां खंड प्रारंभ होता है इस उपन्यास का। ये 12 खंड कितना लंबा है देखते हैं। एक छोटा रहा तो पढ़ेंगे और ज़्यादा लंबा रहा तो फिर बाद में ही देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें पूरा पाठ्यक्रम भी समाप्त करना है। 1 2 कुल जो है यह 9 पन्ने हैं। तो इससे पहले भी मैंने लगभग 1 घंटा 20 मिनट लेक्चर लिया। वह लेक्चर था हमारा अरे यायावर रहेगा याद, और इसमें भी लगभग 1 घंटा 42 मिनट हो रहे हैं। तो काफ़ी बहुत कुछ हो चुका है। आज हम रुकते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह सब आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आपका काम सिर्फ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इतना ही है। हम हमने एक ठान लिया है कि दिसंबर माह से पहले ही हमारा जो दिसंबर नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उस तक इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक पूरा पाठ्यक्रम जो है वह हम ख़त्म कर दें। इकाई 10 से लेकर इकाई 9 नहीं, इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक जो पाठ्यक्रम है वह हम ख़त्म कर दें। इधर इकाई 6 में से हमने उपन्यास तमस उपन्यास जारी है, और इधर इकाई 10 में माटी की मूर्ति हो चुका है। मुक्तिबोध की रचना एक साहित्य की डायरी ये भी हो चुका है, और यहाँ पे अरे यायावर रहेगा याद जारी है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।